नमस्कार सभी को, विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम विजन एस के टेस्ट सीरीज कर रहे थे। 6 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, 7वां टेस्ट है। और जैसे कि मैंने कमेंट्स पढ़ा, बहुत लोगों ने कहा था कि एक सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, एक्सप्लेनेशन में कम फोकस करना है। तो हम वैसे ही कोशिश करें और ये वाला टेस्ट हम कोशिश करेंगे ये वाले सेशन में ही खत्म हो जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नए नहीं भी हो तो भी लाइक कर देना और बेल आइकन नहीं दबाना। और अगर स्पीड धीरे लग रही हो वीडियो की तो 1.25 पे देखना या फिर 1.5 पे। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम कर चुके थे, 49 से हमें करना है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इज अ गारंटीड प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर फेयर कंपनसेशन टू द फार्मर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था एमएसपी का। एमएसपी वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि 22 क्रॉप्स पे सरकार देती है एमएसपी, और उसमें वहाँ पे पता नहीं कैसे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे दिया था शुगर केन भी। लेकिन शुगर केन पे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि एफआरपी देती है सरकार। एफआरपी और एमएसपी में मेन डिफरेंस यही होता है कि एमएसपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ही जो उनको सीएसीपी कहती है, जो कमीशन होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस, वो जो प्राइसेस डिटरमाइन करता है, वो जो उनको कहता है वही फिक्स हो जाता है। लेकिन एफआरपी में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बाकी स्टेक होल्डर से भी ये कंसल्ट करते हैं। तो एफआरपी इसलिए शुगर केन पे अप्लाई होता है, बाकी किसी पे नहीं होता है। और बाकी जो 22 क्रॉप्स थे, रबी उसमें से 7 पे था या 6 पे था, और 14 क्रॉप्स खरीफ थे 22 में से, और 2 कैश क्रॉप थे। तो वो हमारा एमएसपी था। तो एफआरपी की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा सीधा सा हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसा कि लोगों ने कहा है कि टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे देखेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो पढ़ जाएंगे आंसर। आंसर देखो 7th का, 49th का बी दे रखा है, ठीक है। इसको एफआरपी राज्य सरकारों से बातचीत करके डिटरमाइन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करता है। और ये सीएसीपी जो कमीशन का नाम है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। तो इनके और शुगर मिल्स पे ये देखो, ये बाइंडिंग होता है, वो उसमें सरकार के वो कोई स्टेट्यूट नहीं है कि लीगली बाइंडिंग नहीं है सरकार पे। लेकिन ये अगर सरकार ने फिक्स कर दिया रेट, तो शुगर मिल्स पे लीगली बाइंडिंग होता है, पैसा देना ही पड़ेगा इनको, मिनिमम गारंटीड प्राइस होता है। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। Prashant Chandra Mahalanobis is also known as the architect of Indian planning, was responsible for formulating which of the following 5-year plan। देखो 5-year plan पे इस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये जो पीसी महालनोबिस थे, इनके जन्मदिन पे ही इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है भारत में, जून 29 को होता है वो। तो वो उनका मेन योगदान था सेकेंड 5-year प्लान में। इसको ही मेन 5-year प्लान मानते हैं, मतलब जहाँ से भारत की प्लानिंग की असली शुरुआत हुई थी आज़ादी के बाद से। तो सेकेंड 5-year प्लान में इनका बड़ा योगदान था, और बाकी फर्स्ट में तो इतना नहीं था, सेकेंड में ही था मेन। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। 5-year प्लान से मुझे लगता है इसमें 4-5 क्वेश्चन आ चुके अब तक। 50th का सी। अब देखो सेकेंड 5-year प्लान में मेजर फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, हमें ये याद रखना है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बनाने थे जो कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को फुलफिल करें, और जो हमें अभी आज भी देखते हैं इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना इनका मेन काम था। अब ये इसमें कहानी इसमें लिखी होगी ऐसी कुछ, तो इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर खुद से पढ़ लेना, और या तो पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन 51। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, अ डिक्रीज इन रेपो रेट लीड्स टू अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। देखो रेपो रेट अगर कम होगा, मतलब कि बैंक रेट अगर कम हो रहा है, मतलब रिजर्व बैंक जो दे रहा है लोन वो कम रेट पे दे रहा है, मतलब कि मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो ये गलत है। अभी हम रिसेंट का ही देखें तो 3-4 दिन पहले रिजर्व बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया रेपो रेट, 5 साल बाद किया है। तो इसका मतलब मार्केट में पैसा बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन द रेपो रेट लीड्स टू डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। इंक्रीज इन रेपो रेट, हाँ, तो इससे इन्फ्लेशन कम होता है। ये तो सरकार, हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर देखते आ रहे हैं, तो ये बात सही है। तो दूसरा हो जाएगा इसका आंसर, एक इफेक्ट। तो अच्छा, पूछा कौन सा एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है, तो यही एफिशिएंट होता है, दूसरा वाला ही। ये वाला तो उल्टा लिखा ना, गलत लिखा। अगर ये इंक्रीज लिखता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये डिक्रीज लिखा इसलिए गलत है। तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। और इसको हम कई बार ऊपर देख चुके हैं, तो पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ लेंगे। 51st का बी, मतलब आंसर 2 ही था, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ऊपर हम देख चुके हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन ये सब हम देख चुके हैं ऊपर, ठीक है। इंक्रीज इन रेपो रेट, डिक्रीज इन रेपो रेट, ठीक। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कंसीडर द फॉलोइंग, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एक्सेस यूजेज ऑफ केमिकल्स, मोनोक्रॉपिंग, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो ये पूछा क्या है इसने, हाउ मेनी ऑफ द अबव वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन में देखो जो भी भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ,
उसका हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या क्या था पहले हम देख लेते हैं, वाला क्वेश्चन फिर हम बताते हैं। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल सही है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल बिल्कुल ठीक है, मोनोक्रॉपिंग ये भी ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये भी ठीक है। ये सारे ही फैक्टर थे उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। इसको हम ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हमने, बता देता हूँ मैं। पॉजिटिव इंक्रीज देखो तो इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया था भारत में, और निगेटिव में हम देखें तो रीजनल डिस्पैरिटी भी बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी पूरे भारत में बराबर सभी लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला था। और भी जैसे वाटर कंजम्पशन भी बढ़ गया था, खेतों में लोग ज़्यादा पानी यूज़ करने लगे थे, सॉइल का क्वालिटी भी घटने लगा। उसके बाद से एक तो राजस्थान पंजाब के बीच एक ट्रेन भी चलती थी, उसका नाम ही रख दिया कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि खाद यूज़ करने से इतना ज़्यादा केमिकल बढ़ गया था अनाज में। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह हुई थी, लेकिन मोनोक्रॉपिंग भी बढ़ गई थी। मोनोक्रॉपिंग मतलब केवल एक ही अनाज उगाने लगे थे लोग पैसे के चक्कर में, क्योंकि बाकी उससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। तो ये सारे ही फैक्टर है। अब एक्सप्लेनेशन में देखते क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 का डी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा डी ही रहता है ऑप्शन। अब इसमें लंबी चौड़ी देखो, एम एस स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न भी मिला इस बार, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एम एस स्वामीनाथन से रिलेटेड। इस साल ही इनको भारत रत्न मिला था, मतलब पिछले साल 2024 में। और ये इसमें क्या दिया है, तो मेक्सिको से आई थी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, ये सब देख लेना। मेंस आंसर राइटिंग में भी ये काम आता है, इंपॉर्टेंट है वैसे ही। केवल टॉपिक पढ़ लेते हैं। देखो इसका इंक्रीज हो गया था क्रॉप प्रोडक्शन, ये तो हमने देखा ही पहले भी। और रिड्यूस हो गया था इंपोर्ट, जो हम बाहर से खाद्यान्न मंगाते थे उस पर निर्भरता कम हो गई थी। बेनिफिट्स टू फार्मर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। और लिमिटेड कवरेज था, हर जगह नहीं उपलब्ध है, या हर चीज़ के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं उपलब्ध है। रीजनल डिस्पैरिटी बताई मैंने, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रो इंश्योरेंस इन इंडिया। देखो माइक्रो इंश्योरेंस होता है, मतलब कि इसके नाम से ही देखो, बहुत चीजें नाम से ही पता चल जाती है कि माइक्रो मतलब छोटा होगा, इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस जो छोटे स्तर पे काम कर रहा होगा। पढ़ते हैं हम इसको। इट एम्स टू प्रमोट इंश्योरेंस कवरेज अमॉन्ग द इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये बात सही है, क्योंकि ये ऐसे लोगों को ही, मतलब ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको टारगेट इसका मेन ग्रुप रहता है। तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शन को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। ये इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, देखो इसके लिए तो सरकार ने अलग से रेगुलेटिंग बॉडी बनाई रखी ना, IRDA नाम है उसका, इंश्योरेंस रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम है उसका। तो वो RBI इसको नहीं रेगुलेट करता है, IRDA करता है। सारे इंश्योरेंस वाली चीज़ों को IRDA करता है। माइक्रो इंश्योरेंस कैन इंक्लूड बोथ जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज एज वेल एज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो लाइफ इंश्योरेंस दो टाइप के, सॉरी इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है। अब जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं हम, या फिर घरों का कराते हैं, जैसे आग वाग लग गई तो पैसे हमें उसका सुरक्षित रहे। तो ऐसी जो इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उसमें भी आता है इंश्योरेंस का ऑप्शन, तो वो सब जो इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट ऑफ इंश्योरेंस, वो सब जनरल इंश्योरेंस होता है। और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो मतलब जब व्यक्ति नहीं रहता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसके परिवार वालों को मिलता है। एक आपने ऐड देखा होगा LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ भी जो है वो जनरल इंश्योरेंस है, ऐसे याद भी हो जाएगा। और जो जिंदगी के बाद है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। जिंदगी के साथ मतलब जनरल इंश्योरेंस, जिंदगी के बाद यानी कि लाइफ इंश्योरेंस। तो ये माइक्रो इंश्योरेंस दोनों ही कैटर करता है। तो इसका आंसर दूसरा गलत था, 1 और 3 सही होते, इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बता दिया मैंने। आंसर देखेंगे कल, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का बी, ठीक है। माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, छोटे गरीब तबके के लोगों को ये कैटर करता है। माइक्रो इंश्योरेंस की पॉलिसीज स्पेशल कैटेगरी जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए होती है। इसको रेगुलेट करता है IRDA, मैंने बताया RBI नहीं करता। IRDA का माइक्रो रेगुलेशन रूल है जो 2005 का रेगुलेशन है 2005 का, उसमें माइक्रो इंश्योरेंस को बताया गया कि क्या होता है ये, और इनको जो कराने में मदद कराते हैं जैसे लोगों को, तो NGOs, SHGs, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या, 58 नहीं है सॉरी, इधर था ना, 54। क्वेश्चन नंबर 54, when people are employed in a job where their presence or absence does not make any difference, मतलब ऐसा कुछ काम कर रहे हैं हम जिसमें किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो, इनफॉर्मल भी नहीं होता है, डिस्गाइज होता है। मतलब डिस्गाइज का तो मतलब ये होता है ना कि हो ना हो, कोई दूसरे रूप में हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका आंसर होगा डिस्गाइज। देखो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मेजरली 5 प्रकार में हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करते हैं। जैसे कि होता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, कभी कोई अपने दूसरे जॉब से दूसरे में स्विच करता है तो उसको फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, तो वो बढ़िया भी माना जाता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट।
उसके बाद होता है स्ट्रक्चरल, जब कुछ ऐसा जैसे एआई आ गया अभी, तो जो हमारे पहले से लोग काम करने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, उनके पास अगर एआई की स्किल्स नहीं है तो वो स्ट्रक्चरल, वो अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल कहेंगे। ऐसे बहुत सारे सीजनल, क्लासिकल, इनवॉलेंट्री, हिडन, कई सारे इंप्लॉयमेंट होते हैं, उसमें डिस्गाइज भी होता है। तो उसमें यही होता है कि लोगों को पता नहीं होता, उसके रहने ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। एक्सप्लेनेशन पता नहीं क्या दिया है, देखते हैं। 54th का डी, अब जो भी दिया हो पढ़ लेना, उसका रहना ना रहना जीरो उसका मतलब है, यही बात है। अगला प्रश्न करते हैं। टाइगर ट्रायम्फ, देखो टाइगर ट्रायम्फ इंडिया उसके बीच होता है, ठीक है। डस्लिक ये होता है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है, ये दोस्त से शायद बना है। लामिटी है, लामिटी देखो, लामिटी एक सेशल्स से ही होता है, सेशल्स की भाषा है क्रियोल कहते हैं उसको। तो क्रियोल में लामिटी मतलब शायद दोस्त होता है, ऐसा कुछ दोस्त या फ्रेंड, मतलब कुछ ऐसा होता है जिससे मित्रता झलकती हो। तो सेशल्स की भाषा है क्रियोल, वहाँ पे वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में लामिटी कहते हैं, इसलिए भारत इनके साथ जो एक्सरसाइज करता है उसका नाम लामिटी है। तो ये तीनों ही सही है, ये देख लेना, करंट अफेयर का पार्ट है, ऑल 3 होने चाहिए इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन देखने दिया है तो क्या दिया है। 55th का सी, ठीक है। अब ये यूएस के साथ है टाइगर ट्रायम्फ, इसमें तीनों ही फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 10 लीग होता है उज्बेकिस्तान के साथ में, और इसमें क्या है, इसका भी मतलब फ्रेंडशिप ही है। और यहाँ पे लामिटी, ये देखो थोड़ा नाम अलग से है, अगर ये नहीं भी याद हो तो ऐसे भी सोच सकते हो कि सेशल्स में भारत के कुछ लोग हैं, जैसे जो लोग बाहर से गए थे उनको उससे कोई लेना देना, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, गिरमिटी उनको कहते थे, तो उससे याद हो जाएगा थोड़ा बहुत। इंडियन सेशल्स मैंने ऐसे याद किया था, तो ठीक है। ये सेशल्स की अपनी लोकल भाषा में इसका नाम है लामिटिए, लामिटियम क्रियोल लैंग्वेज में आती है, ये याद रखना बस। पूछ सकते हैं कि क्रियोल कहाँ की भाषा है, क्योंकि ये वहाँ से, तो वैसे बाकी कुछ है नहीं इसमें। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखो ये जो कर्व है ना, ये चारों पांचों नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, हर टेस्ट में एक ना दो क्वेश्चन पूछता ही है। तो सबसे पहला फिलिप, अगर हम लेफर कर्व देखें तो जो लेफर कर्व होता है हमारा, वो बताता है रिलेशन टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू। जैसे कि ये कहता है कि अगर टैक्स आप बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो लोग टैक्स देना बंद कर देंगे, ठीक है। ये इतना ये याद रखना कि अगर बहुत ज़्यादा टैक्स रहेगा तो लोग टैक्स नहीं देंगे, इसको कहते हैं लेफर कर्व। फिलिप कर्व क्या कहता है कि जो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है, दोनों में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। जैसे कि मान लो कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन घटेगा, और एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब कि ज़्यादा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे, और अगर उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो ये पूछा गया इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, फिलिप कर्व भी हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लॉरेंस कर्व में आता है, ये बताता है कि देश में कितनी इनइक्वालिटी है, कि मतलब कितने लोग ज़्यादा, कितने कम लोगों के पास ज़्यादा धन है। और कुनेट कर्व बताता है कि जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो पहले वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ती है, फिर बीच में जाके सबसे मैक्सिमम पे होता है, फिर घटने लगती है। तो इसका कर्व ऐसा कुछ बनता है, जो उल्टा यू होता है, इन्वर्टेड यू इसको कहते हैं, तो वो कुनेट कर्व होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 56 का आंसर है बी, ठीक है। अब ये कहानी पढ़ लेना, इसको विलियम फिलिप्स ने दिया था, और इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे लो अनएम्प्लॉयमेंट, लो अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब कि नौकरी ज़्यादातर लोगों के पास है, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब एक चीज़ अगर अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज़ बुरी हो रही है, महंगाई बढ़ जा रही है। तो ये हम सोच भी सकते हैं वैसे भी कि ज़्यादातर लोगों के पास नौकरी होगी तो पैसा ज़्यादा होगा। तो बाकी का दिया नहीं है, बाकी मैंने बता दिया। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। बाकी ये याद रख, ये सारे याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, टर्म डॉक्सिंग। देखो डॉक्सिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, डॉक्सिंग तब आता है, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है। डॉक्सिंग उसको कहते हैं, जैसे मान लो आपका किसी कोई बहुत मित्र है, या फिर महिला मित्र, पुरुष मित्र है, आपस में हो, किसी का भी हो, या फिर वैसे भी नॉर्मली कोई आपके ऐसे प्राइवेट फोटो वगैरह ले ले, या कुछ आपके ऐसे व्यक्तिगत जानकारी ले ले जो नहीं चाहते हैं कि पब्लिक में जाए, और वो उसको रिलीज कर दे, लीक कर दे, बाकी आपसे भी ना पूछे पब्लिक में, तो उसको हम डॉक्सिंग कहते हैं। ये आया है टर्म डॉक से, जो डॉक फाइल होती है ना एमएस वर्ड में, डॉक, तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो वहां से डॉक्स बना है। पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। साइबर सिक्योरिटी मेजर अगेंस्ट ऑनलाइन हैकिंग, नहीं, ये गलत है। डेवलपमेंट ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी गलत है। लीगल प्रोसीजर्स फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, ये भी गलत है। अनऑथराइज शेयरिंग ऑफ पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बिल्कुल ठीक है, यही डॉक्सिंग होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए आंसर देखते हैं। 57 का डी, 57 का डी, ठीक है। डॉक्सिंग वही होता है कि प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर देना बिना किसी से पूछे, और इसमें ज़्यादातर वही होता है, धोखा करने वाले लोग होते हैं।
तो ठीक है, इसका आंसर यही होगा डॉक्सिंग। ये बना कहाँ से हमें देखो, ड्रॉपिंग डॉक्स से बना, ये डॉक्स फाइल होती है आपको अगर पता हो कंप्यूटर में, तो उससे डॉक्यूमेंट्स बनाइए। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्या पूछा है, अस्पायर स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो अस्पायर, ये जितने भारत सरकार भी आजकल स्कीम बनाती है उसका फुल फॉर्म होता है, अगर फुल फॉर्म पता है तो आप स्कीम वाले क्वेश्चन तो एक झटके में कर लेंगे। एस्पायर का फुल फॉर्म ही होता है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका नाम अगर आपको पूरा पता है एस्पायर का, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखो कौन सा इसका होगा, पढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर रूरल यूथ। ठीक है, अभी पूरा नहीं मिला है, देखो इसमें ई से एंटरप्रेन्योरशिप था ना, अभी हम पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन द एग्रो इंडस्ट्री, ये हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ माई एमएसएमई, ये तो गलत ही है। प्रमोशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी गलत है। देखो ये दोनों में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप की बात तो इसमें की ही नहीं इसने, केवल स्किल डेवलपमेंट का किया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऐसे ही। अगर फुल फॉर्म पता है तो आता है, तो नहीं तो फिर कुछ कर नहीं सकते। वैसे ये सब चीज़ तो याद करने वाली है। एक्सप्लेनेशन दे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 58 का बी। ठीक है, एस्पायर इसका फुल फॉर्म देखो, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसमें इसके क्या क्या फीचर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, नए जॉब बनाना देश में, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फैसिलिटेट करना बिजनेस इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, एलिजिबिलिटी अभी ठीक है पढ़ लेना यार पॉज करके। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Consider the following statement about the Climate Technology Center network. ठीक है, it was established as the UN framework on climate change Paris Summit in 2016। ये 2016 में नहीं बना था और पहले बना था, मुझे जहाँ तक याद है 14 में कैनकुन में बना था ये शायद, कैनकुन मैक्सिको में हुआ था, जो वहाँ पे बना था ये। कॉप 16 में मैक्सिको में हुआ था, कैनकुन डिक्लेरेशन वहाँ पे आया था ये। तो ये पेरिस वाले में नहीं बना था ये, 16 में गलत है ये। और कैनकुन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जहाँ पे हमने वो कुछ अडॉप्ट किया था। अरे यार वो जो क्लाइमेट ग्रीन क्लाइमेट फंड करके आता है, वो शायद यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था। एक बार देखते चलो, बाकी पढ़ते समझ में आ जाएगा। ये वाला लेकिन गलत है, कैनकुन में हुआ था ये, 16 में नहीं हुआ था। द मेन गोल ऑफ CTCN इज टू फॉस्टर द ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी फॉर द लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ तो इसमें ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई थी कि जो हम कहते हैं ना कि विकसित देशों ने ज़्यादा प्रदूषण किया है, तो वो उसके कंपेंसेशन में पैसे देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो ये बात यहाँ पे हुई थी मैक्सिको में। मैक्सिको खुद भी विकसित देश है तो करेगा ही, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। द CTCN इज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC की बात करें। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म वही ट्रांसफर की बात कर रही है। तो तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। और पहला इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये पेरिस से पहले आ गया था, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब कि 2 और 3 मतलब आंसर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, 59th का बी। ठीक है, देखो इसके 10, अच्छा इसके 10 साल पूरे हुए इसलिए इसने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आ गया था पहले ही, कॉप 16 में आया था, ये बात याद रखना। और वो हुआ था मैक्सिको में, यहाँ पे दिया नहीं है मुझे लगता है, 2014 में दिया नहीं है। मैक्सिको याद रख लेना, कैनकुन में हुआ था मैक्सिको के। और बाकी ये वही लिखा है कि ट्रांसफर करना है आपको एक्सपर्टीज। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हम, मुझे लगता है पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और नहीं भी आया हुआ तो कोई बात नहीं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑप्शन क्या दिया रखा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF तो नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये तो बिल्कुल गलत है, UNCTAD ये भी, UNCTAD ये भी गलत है, ट्रेड वाला नहीं करता है, इसको वर्ल्ड बैंक करते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक हमने ऊपर देखे थे क्वेश्चन में, उसमें जो बताया था कि वर्ल्ड बैंक का 5 पार्ट होता है, जैसे IBRD, IFC, ICSID, IDA, मीगा जो था, वहीं पे दे रखा था इसके बारे में भी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक। और नहीं भी दे रखा था तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, बताती है कि दुनिया का अर्थव्यवस्था का क्या हाल चल रहा है, कहाँ पे गरीबी है, क्या है। तो ये वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करते हैं। आंसर देखते क्या दिया है 60th का भी। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक और IMF के जो रिपोर्ट्स आते हैं ना, मुश्किल से 7-8 हैं जरूरी वाले, तो वो कोशिश करना कि याद ही कर लो। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की बात, ये तो कहानी पता है, ये नहीं पढ़ेंगे हम।
और इसका जो रिपोर्ट आया था 2023 की बात कर रहे थे, भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, माइग्रेंट्स रिफ्यूजी सोसाइटीज पे दिया था, तो ये कोई ज़रूरी नहीं हमारे लिए आज के टाइम पे। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइट लेवल एटीएम्स। देखो वाइट लेवल एटीएम्स, देखो एटीएम दो तीन कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है एटीएम जो केवल महिलाओं के लिए होता है, उसको हम पिंक एटीएम कहते हैं। एक एटीएम होता है ऑरेंज एटीएम जो कि ट्रांजैक्शन शेयर करता है। ब्राउन एटीएम भी होता है जो थर्ड पार्टी मैनेज करती है। तो ऐसे बहुत सारे, एक ऑन साइट एटीएम होता है जो बैंक के पास में और बैंक में ही होता है। तो वैसे वैसे ही एक होता है वाइट लेवल एटीएम, इसको हैंडल करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स। बैंक मतलब डायरेक्ट हैंडल नहीं करता है इसको, वो चार्जेस लेते हैं लेकिन ये हैंडल करते हैं। अब देखते हैं क्या दिया, दे कैन एक्सेप्ट सर्विसेज फ्रॉम ऑल बैंक कस्टमर बाय चार्जिंग फीस। ठीक है, या आपने देखा होगा ऐसे चलते फिरते कहीं पे भी, जैसे कोई कुछ भी हो, अचानक से आपको एटीएम अगर दिख जाए जिस किसी बैंक का ना हो, तो उसको वाइट लेवल एटीएम मानना। ठीक है, बहुत सारे दिखते हैं ऐसे चलते फिरते, टाटा वाले भी इसको मैनेज करते हैं। दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है, ये प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं। एनपीसीआई तो सरकारी बॉडी है, जैसे कि टाटा हो गया, हिताची हो गया, ये लोग इसमें वाइट लेवल एटीएम में इन्वॉल्व हैं। तो इसका आंसर ओनली वन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। 61st का ये देखो, वाइट लेवल एटीएम की कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको रिजर्व बैंक लाइसेंस देता है, मतलब गाइडलाइन वगैरह सेट करता है। और वाइट लेवल एटीएम के फीचर क्या होते हैं, नॉन बैंक एंटिटीज इसको ऑपरेट करते हैं, सर्विस सभी बैंक वालों को देते हैं, और फीस कुछ चार्ज करते हैं, 5-10 रुपये जो भी होगा। अगला प्रश्न करते हैं, which of the following are the changes made in government budgeting to make it more efficient and effective? Restructuring of central sponsored scheme। तो हाँ, ये तो हुआ था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया था। देखो जैसे पहले होता था ना, बहुत सारे स्कीम होते थे, अभी यूपीए सरकार के टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम होते थे, तो मैनेजमेंट उसका और देख रेख थोड़ा मुश्किल होता था। तो इन्होंने क्लब कर दिया सभी स्कीम्स को, और उसको ब्रॉडर मतलब क्लब करके कैटेगरी में बांट दिया, और उसको भी कोर ऑफ द कोर कर दिया। एक कोर ऑफ द कोर स्कीम होता है, कोर स्कीम होता है। तो कोर ऑफ द कोर, भारत में 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम चलती है, उसमें मेजरली SC STs OBC माइनॉरिटी ये सब वाली स्कीम्स होती है, तो उनको बांट दिया इन्होंने। तो ये रिस्ट्रक्चर किया था, बिल्कुल ठीक है। मर्जर ऑफ रेलवे एंड जनरल बजट। देखो रेलवे और जनरल बजट को मर्ज किया गया था। एक कमेटी थी विवेक देबरॉय, पिछले साल ही इनका भी देहांत हुआ, ये भी इसको भी इंपॉर्टेंट मान लो फिर। विवेक देबरॉय अभी नवंबर में उनका मृत्यु देहांत हुआ था, बंगाली थे ये भी। तो इस इनकी ये कमेटी जो बैठी थी, इन्हें रिकमेंड किया था कि जनरल बजट और रेलवे बजट को इकट्ठे ला दो। तो 2017 में अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे, उस टाइम पे पहला जनरल बजट और रेलवे बजट साथ में आया था। तो ये भी ठीक है, एफिशिएंट इफेक्टिव बनाने के लिए। और ये 100 साल इसका पूरा हुआ था 2024 में, जब उसके पहले भी रेलवे बजट और जनरल बजट अलग आता था, लेकिन अलग नहीं आता था, साथ में आता था। लेकिन 1924 में एक कमेटी थी, एकवर्थ कमेटी, उसने रिकमेंड किया था कि रेलवे और जनरल बजट को अलग अलग कर दो। तो ये याद रखना, विवेक देबरॉय कमेटी ने इसको कंबाइन कर दिया, एकवर्थ कमेटी ने अलग किया था। एकवर्थ कमेटी 1924 में आई थी, विवेक देबरॉय कमेटी का रिकमेंडेशन हुआ था 2017 में फाइनल। ठीक है, तो ये भी ठीक है। क्लासिफिकेशन इनटू प्लान एंड नॉन प्लान्ड और नॉन प्लान्ड होना चाहिए क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये है, जो कि प्लानिंग कमीशन काम करता था ना, कि हम 5 साल के लिए ये काम करेंगे, पहले ही प्लान कर लिया, तो ये काम भी सरकार ने खत्म कर दिया, ये क्लासिफिकेशन भी खत्म कर दिया है। अब ट्रैक करते हैं, ये प्रगति पोर्टल, गति शक्ति पोर्टल है, उस पर ट्रैक करते हैं, जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से करते हैं। मतलब पहले प्लान करके एकदम नहीं करते ये, जैसे प्लानिंग कमीशन करते थे। उन्होंने प्लानिंग कमीशन खत्म ही कर दिया, तो इसकी तो कहानी ऐसे खत्म हो गई थी। तो ये भी काम इन्होंने खत्म कर दिया, तो ये भी ठीक है। मतलब जो प्लानिंग कमीशन काम करता था वो इन्होंने बंद कर दिया, तो ये काम इन्होंने बढ़िया किया है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है। 6 इन्होंने, अच्छा देखो, ये प्लानिंग और नॉन प्लानिंग तो इन्होंने खत्म कर दिया ना, तो ये तीसरा तो गलत हो जाएगा यार। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। मैंने बताया सही था, गलत पढ़ लिया था ये। तो मतलब इसको प्लानिंग कमीशन इन्होंने बंद किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये काम तो बंद ही कर देंगे ना। मैंने कल भी बताया था कि 2017 में प्लानिंग कमीशन वाला काम बंद हो गया था, जो 5 ईयर प्लान आते थे। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखते क्या दिया है, 60 सेकेंड का ए दिया है, ठीक है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये हमें पता ही है। प्लानिंग नॉन प्लानिंग
ये भी किसी कमेटी का रिकमेंडेशन, देखो यहाँ पे दिया है, सी रंगराजन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि ये काम खत्म कर दो, प्लान और नॉन प्लान वाला, तो इन्होंने अब हटा ही दिया उसको, जो 5 ईयर प्लान चलते थे बंद कर दिया 2017 में, ठीक है। मर्जिंग ऑफ रेलवे बजट, इसकी पूरी कहानी मैंने बता दी थी, विवेक देबरॉय नाम भी दिया यहाँ पे देख लो। और जो उसके पहले कमेटी थी 1924 वाली, उसका नाम था एकवर्थ कमेटी, वो इंडियन हिस्ट्री में आपको मिलता है, मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, with reference to crystal maze 2 consider the following statement. crystal maze 2, it is an advanced air launched missile developed by India under make in India initiative। देखो क्रिस्टल मेज नाम अगर है तो हमें इतना तो समझ में आना चाहिए, मैक्सिमम टाइम जो मेक इन इंडिया वाली चीज़ें ऐसी बनती है, मिसाइल वसाइल, उनका नाम रहता है कुछ संस्कृत नाम रहता है, जैसे अग्नि, प्रलय, त्रिशूल, और क्या, मतलब ऐसे बहुत सारे नाम रहते हैं जो देसी नाम, संस्कृत नाम रहते हैं। तो क्रिस्टल मेज मेड इन इंडिया में भारत सरकार अगर बनाएगी तो ऐसा नाम तो नहीं रखेगी। हम लॉजिकल गेस कर सकते हैं, 100% तो श्योर नहीं रहता ऐसा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा रहेगा। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग अ टारगेट ओवर 250 किलोमीटर अवे, तो ये ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, इसका नाम एक रॉक करके भी है, इसको इसराइल ने बनाया था, तो ये तो वैसे ही गलत है। और 250 किलोमीटर वाला, देखो ऐसा क्वेश्चन पिछली बार राफेल के लिए इन्होंने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पे पूछा था यूपीएससी ने, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पे। इट इज डिजाइन टू टारगेट हाई वैल्यू मूवेबल रीलोकेटेबल एसेट्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट, बिल्कुल ठीक है। इसलिए बनाया गया था कि जो उड़ता फिरता हो, जैसे ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, या फिर कुछ ऐसी चीज जो इधर से उधर मूव कर रही हो, उस पर टारगेट करने के लिए क्रिस्टल मेज बना है। इसराइल का ये काफी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसका पहला अगर गलत करते हैं तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, मतलब कि ओनली 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब इन्होंने दिया नहीं है, हाँ दिया है यहाँ पे, इसराइल दिया है, इसका नाम एक रॉक करके भी है, रॉक करंट अफेयर में था ये, तो ठीक है। इंडियन एयरफोर्स इन्होंने अपने में इंडक्ट कर लिया होगा, क्रेज मिसाइल टू 250 किलोमीटर इसका रेंज है, और ज़्यादातर हाई वैल्यू स्टेशनरी या रिल लोकेटेबल एसेट्स को ये टारगेट करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, स्टेशनरी मतलब रुके हुए को भी टारगेट करेगा। एक सेकंड में पानी पी लो। क्वेश्चन नंबर 64, which of the following reports given below are published by IMF। देखो आ ही गया ना वो, वर्ल्ड बैंक और IMF के जितने रिपोर्ट्स हैं एक बार गूगल सर्च करके याद कर लेना जरूर। पढ़ते हैं क्या दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF करता है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड बैंक करता है। और फिस्कल मॉनिटर भी वो करता है, IMF करता है। IMF के और भी कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं जिनमें की मेजर वो है, अभी हमने ऊपर कौन सा किया था, IMF का एक आता है यार, ग्लोबल फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम इससे कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पूछा ना, तो ये वर्ल्ड बैंक वाला है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर सी है, ठीक है। IMF देखो ये फिर से दिया, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, इतनी बार दे दिया याद ही हो जाएगा। अब इनके जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये ठीक है, इसका थीम दिया, तो हमारा आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो गया, तो बस ये याद रखना कि कौन रिलीज करता है। वर्ल्ड देखो IMF 3 सेमी एनुअल पब्लिकेशन करता है, ये तीनों के नाम तो याद होने ही चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसकी बात कर रहा था मैं, और फिस्कल मॉनिटर, तो ये तीनों याद कर लेना बिल्कुल जरूरी है। आगे करते हैं हम, और भी बहुत सारे रिपोर्ट, लेकिन ये तीनों याद कर लेना। विद रेफरेंस टू UPI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। UPI Lite app can hold up to a maximum of ₹2000 at a time. A maximum of ₹2000 at a time. ठीक है, ये एक बार में 2000 रुपए ही इकट्ठा कर सकते हैं। देखो एक दिन में इसका लिमिट शायद 4000 है, लेकिन वन टाइम का बात कर रहे हैं, तो ये 2000 है, ठीक है। यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर देयर UPI पिन टू कंफर्म UPI Lite पेमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए काफी विज्ञापन भी आ रहे थे कि पिन लेस ट्रांजेक्शन करें, फोन पे में भी आता है ऐसा वाला एक फीचर। तो ये एक तरीके से वॉलेट समझ लो, जैसे हम वॉलेट में पैसे पहले लोड कर लेते हैं ना, सीधे केवल पेमेंट करना होता है, तो वैसे ही समझ लो इसको, UPI Lite वाला। तो ये ठीक है, इसमें पिन नहीं डालना होता है। UPI अलाउज यूजर टू डिपॉजिट कैश एट डिपॉजिट मशीन्स विदाउट यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये तीनों ही सही लगता है मुझे तो।
इसका आंसर ऑल 3 हो जाएगा, सी। देखते हैं आंसर क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 का सी ठीक है। अब ये नया फीचर ले आया था कैश टू डिपॉजिट पीपीआई, मतलब सीधे आप कैश को वॉलेट में डाल सकते हैं एटीएम वगैरह से जाके। और यूपीआई के फीचर सबको पता ही होते हैं। और यूपीआई लाइट क्या है, ये अपने फ़ोन से बिना पिन के पेमेंट करने की व्यवस्था है। और मेक अप टू 500 ट्रांजेक्शन, और एक दिन में आप 2000 रुपये होल्ड कर सकते हैं एक बार में, और एक दिन में 4000 कर सकते हैं, और एक ट्रांजेक्शन में 500 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। ये लिमिट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। और पिन ऑथराइज नहीं करना होता है हमें, ठीक है। ये सब छोड़ो, अगला प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियाज एनुअल बजट एज मैंडेटेड बाई एफआरबीएम एक्ट 2003। देखो, जब भी बजट आता है तो आप अगर ध्यान से भाषण सुने वित्त मंत्री का, तो सबसे पहले वो बजट का भाषण कर देती हैं, उसके बाद वो फिर बैठती हैं, फिर स्पीकर महोदय बोलते हैं आइटम नंबर जो भी रहता है, तो फिर वो दोबारा उठती हैं, फिर वो बैठती हैं, और फिर उसके बाद उठती हैं, फिर स्पीकर महोदय बोलते हैं आइटम नंबर ये। बजट स्पीच देखना कभी ध्यान से। तो बजट जब आता है तो केवल सिर्फ बजट नहीं आता है, उसके साथ और भी कई सारी चीजें आती हैं। 3 चीजें बेसिकली आती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती हैं। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट भी आता है, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट भी आता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी आता है। जब भी बजट पढ़ना है ये बात ध्यान रखना, केवल सिर्फ बजट नहीं आता है। और बजट को भी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहते हैं, बजट नहीं कहते हैं। और जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देता है, इसको आरबीआई ले आता है। स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसका आंसर क्या है, नॉट पूछा ना, तो नॉट में आंसर ए हो जाएगा फिर। और ये मैंडेट किया था एफआरबीएम एक्ट ने। बजट तो सब पढ़ा देते हैं, ये नहीं बताते, छूट जाते हैं ये सब चीज़। तो ये तीनों याद रखना, आता है बजट के साथ में। 66 का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। देखो 66 का आंसर ए है, ठीक है। अब 3 पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेट कर दिया था एफआरबीएम एक्ट ने, ताकि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे सरकार की। इसमें मीडियम फिजिकल स्टेटमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट है, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है। अब ये क्या होता है ये पढ़ लेना, मतलब बजट पढ़ा होगा तो आता होगा ये, इतना फिर पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू NAS। देखो, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि देश की क्या अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देता है देश की इकोनॉमी का, और कैसा प्रोडक्शन चल रहा है, एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, मतलब क्या देश में चल रहा है वो बताता है। एट प्रेजेंट, पढ़ते हैं क्या दिया। एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यूजेज 2014-15 एज अ बेस ईयर। बिल्कुल गलत है ये। देखो, ज़्यादातर चीज़ों में हम आज भी बेस ईयर 2011 और 12 को यूज़ करते हैं, कल मैंने बताया था ये। और बजट में, सॉरी, जीडीपी कैलकुलेशन में हम अब शिफ्ट कर गए 2022-23 पे, ठीक। तो ये गलत है, इसमें 11-12 आना चाहिए। इन कैलकुलेटिंग द रियल एंड नॉमिनल जीडीपी of the current year, the production volume is fixed. Calculating the nominal GDP, real and nominal GDP of the current year, the production volume is fixed. हाँ ठीक है, ये सही है। देखो, जब भी हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की करंट ईयर की बात करेंगे, तो वही वॉल्यूम बात करेंगे ना जो उस साल में हुआ होगा, तो वो वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। ये ठीक लिखा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 67 का भी ठीक है। अब नेशनल अकाउंट्स सीरीज कौन बनाता है, रिवाइज करता है, ठीक है यार, ये पढ़ लेना। रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ द प्राइसेस हैव मूव्ड फ्रॉम द बेस ईयर फ्रॉम विच द प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल। यार देखो, इसमें सीधी सी बात ये है, जीडीपी डिफ्लेटर एक कॉन्सेप्ट होता है। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी होता है, ठीक। अब नॉमिनल जीडीपी अगर आपका बड़ा होगा रियल जीडीपी से, तो ये रेशियो होगा ग्रेटर देन 1। अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्फ्लेशन होगा, अगर ये रेशियो लेस देन 1 होगा तो डिफ्लेशन होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या जीडीपी कितना बढ़ा है, क्या हुआ है बेस ईयर से आज तक। अब इसमें कहानी लिख रखा होगा, पढ़ लेना इसको। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बताना चाहूँ, छोड़ो टाइम लगेगा, इसको छोड़ो। तो ये याद रखना कि जीडीपी डिफ्लेटर, ये पूछा भी है क्वेश्चन पहले भी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी होता है। अगर नॉमिनल जीडीपी, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो इन्फ्लेशन होता है, उससे कम होता है डिफ्लेशन होता है। इतना याद रखना। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसाला बॉन्ड। देखो, मसाला बॉन्ड नाम से ही पता चल रहा है कि मसाले से रिलेटेड। मसाले से जब भी नाम आता है दुनिया भर में, तो स्पाइसेस का नाम भारत स्पाइसेस के लिए ही जाना जाता था हमेशा से। इनफैक्ट जो भी अरब ट्रेडर्स आए या फिर विदेशी ये अंग्रेज आए, ये सब मसाले के लिए ही आए। तो भारत सरकार 2024 में, मतलब बैंक, ये लोग एक बॉन्ड ले आते हैं, उसका नाम रखते हैं मसाला बॉन्ड, ताकि भारत
ये बेसिकली नाम दिया था इनको, एक जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, हमने देखा था ना वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक का पार्ट था, उसने ही नाम दिया था, ये सजेस्ट किया था कि ये नाम रख लो, तो इन्होंने ये शुरू किया था। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नहीं इंडियन कैपिटल मार्केट में नहीं, विदेशों में इशू करते हैं इसको पैसा उठाने के लिए। इसका 6-7% इंटरेस्ट रेट होता है। तो जैसे मान लो भारत में कुछ ऐसा काम कराना है, तो भारत की कंपनी विदेशों में जाएंगी और वहां से पैसा उठाएंगी, तो उनको ये बॉन्ड दे देंगी कि आपको 7% इंटरेस्ट देंगे, पैसे दे दो हमें। तो वो उसको मसाला बॉन्ड कहते हैं, एक तरीके का बॉन्ड होता है। भारत का मतलब ये विशेष है, एम टू रेज फंड टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया। तो ये भी ठीक है बिल्कुल। ये ठीक नहीं है क्योंकि मतलब पहला वाला नहीं ठीक है, इंडिया नहीं होगा, दुनिया भर में होता है इंडिया छोड़ के। और दूसरा तो ठीक, तो इसका आंसर ओनली बी हो जाएगा। और मसाला बॉन्ड ये याद रखना कि इसको रिकमेंड किया था IFC ने, और भारत में सबसे अभी रिसेंटली केरला ने लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपए उठाए थे, यूके से शायद उठाए थे, मतलब मसाला बैंक इशू करके। और ये वहाँ पे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट भी है ये बॉन्ड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं 68 का भी ठीक है, मसाला बॉन्ड। अब ये देख लेना, यहाँ पे दिया है फर्स्ट इशूड बाय IFC, इसने ही नाम भी रखवाया था, ये बात इसमें लिखी है। रेज फंड्स फॉर सपोर्टिंग प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया, ठीक है, RBI फ्रेमवर्क बनाता है इसके। और इसमें दिया नहीं, केरला का नाम याद रखना, केरला ने रिसेंटली, जब यहाँ पे केरला में बाढ़ आई थी कुछ टाइम पहले 2018-19 के पास में, तो इन्होंने उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मसाला बॉन्ड का यूज किया था। एग्जाम्पल में लिख सकते हो चाहो तो। अगला प्रश्न हम करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान। ड्रॉट प्रोन, देखो हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीजें थी, हमने देखा था कि ये 4th 5 year प्लान का हिस्सा था, और यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट 5 year प्लान, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें हमने वो भी देखा था ना, एग्रीकल्चर सेंसस, जो एक क्वेश्चन आया था कि कब हुआ था एग्रीकल्चर सेंसस भारत में पहली बार, तो ये वाला गलत है, फर्स्ट नहीं होगा, फोर्थ होगा। रूलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द डिसीजन ऑफ 5th 5 year प्लान। 5th 5 year प्लान ही रूलिंग 5 year प्लान, तो 5th 5 year प्लान कब आया था? इंदिरा गांधी के बाद आया था, 75 के बाद आया था, जनता पार्टी की सरकार थी, हाँ, तो ये ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इनका ये था कि साल साल भर में मतलब ये देखेंगे, 5 साल का नहीं करेंगे, तो रूलिंग प्लान उसी को कहते थे। तो इसका आंसर बी होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। 69th का देखते हैं आंसर, 69th का बी, ठीक है। अभी हमने देखा था 4th 5 year प्लान का कहानी कल पूरा, तो ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। 75 में श्रीमती इंदिरा गांधी लगाती है इमरजेंसी, उसके बाद सरकार बदलती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जो 5 year प्लान चल रहे थे उसको इन्होंने साइडलाइन करके रूलिंग प्लान शुरू किया था। और इसमें यही था कि साल भर में देखते थे कि क्या हो रहा है देश का, ठीक है, साल भर के टारगेट रखते थे। फिर इंदिरा गांधी की सरकार बनती है 80 में, तो फिर हटा देते हैं इसको। अगला प्रश्न करते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 5 year। यार 5 year प्लान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इसमें। देखो बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, फिर से यहाँ पे अनाज की बात हो रही है ना, अनाज की, लाइव स्टॉक की, एग्रीकल्चर सेंसस की, या फिर ऐसे बफर स्टॉक की जब भी बात हो रही है, तो हम कुछ भी बिना सोचे 4th 5 year प्लान लगा सकते हैं। 3 बार आ चुका, तो अब आपको भी याद हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 70th का सी, ठीक है, अब ये सब तो पता ही है हमें। अगला प्रश्न करते हैं, विद रेफरेंस टू कलवरी क्लास सबमरीन। हाँ देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डिफेंस वाले क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहे हैं आजकल। तो ये जो सबमरीन अभी जल्दी इंडक्ट हुआ था, एक कहते माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उससे रिलेटेड तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर पहले बना दिया होगा इन लोगों ने, वो तो रिसेंट हुआ था। तो वो ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड भारत के पास अब हो गया, उस टाइम एक दिन में 3 लॉन्च हुआ था। तो ये पढ़ देते हैं, विद रेफरेंस टू कलवरी क्लास सबमरीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो सबमरीन जो है भारत में, ये याद रखना 3 क्लासेस की आती हैं। एक होता है शिशुमार क्लास, जो कि जर्मनी की मदद से, जर्मनी से ही लिया था, मतलब लीज पे, या फिर 4 सबमरीन इन्होंने ली थी भारत सरकार ने, अब वो लगभग सभी रिटायर हो चुके हैं। दूसरा है सिंधु घोष क्लास, वो रशियन है, उसमें से 10 सबमरीन भारत ने ली थी, जो कि 3 को डीकमीशन कर दिया भारत सरकार ने, 7 अभी भी चल रही हैं। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं कलवरी क्लास। ये भारत का पहला इंडिजिनियसली बनाया हुआ है, वो भी इंडिजिनियसली इन्होंने खुद पूरा नहीं काम किया है, इंजन विंजन फ्रांस के साथ कोलेबोरेट करके बनाया, इंजन वहां से ट्रांसफर हुआ है, लेकिन भारत में बना है। मजगांव डॉक यार्ड फैसिलिटी है, केरला में है,
केरला या गोवा में है शायद, मतलब इधर वेस्ट कोस्ट पे ही है, तो वहाँ पे बना है। तो ये वाला कलवरी क्लास की बात कर रहा है ना, ठीक है। कलवरी क्लास सबमरीन फीचर द न्यूक्लियर पावर प्रोपल्शन सिस्टम। न्यूक्लियर पावर प्रोपल्शन सिस्टम कलवरी क्लास में तो नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि डीजल वाला ही है, पहले तो डीजल इलेक्ट्रिक ऐसा ही सब है। तो न्यूक्लियर पावर तो अभी वाला जो शुरू है वो है, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, क्या नाम है उसका, अरिघात नाम है शायद। द कलवरी क्लास सबमरीन्स आर बिल्ट एज पार्ट ऑफ कोलेब्रेशन बिटवीन इंडियन रशिया। इंडियन रशिया वाला तो बताया ना मैंने, सिंधु घोष है, तो ये कलवरी वाला फ्रांस के साथ में हुआ है, वो भी इंजन विशेषकर। तो दूसरा गलत है, पहला न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो ये भी गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन पढ़े नहीं पढ़ेंगे, केवल आंसर देखेंगे, आंसर इसका डी है। बाकी मैंने कहानी बताई ही, पढ़ लेना ये रोक के, पॉज करके चाहो तो। देखते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। द टर्म वासुकी इंडिकस इज ऑफन मेंशन इन रेफरेंस। देखो वासुकी तो पता ही होगा सबको, वासुकी नाग होता था ना, जैसे हिंदू जो भी स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं उसमें भी, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो सबसे पहले चैप्टर के, मुझे लगता है पहले पेज पे ही फोटो के साथ, गीता प्रेस वाली जो महाभारत आती है उसमें पहले पेज पे ही वासुकी नाग के बारे में बताया है। और वैसे बाकी अगर देखें तो महाभारत में 4 से 5 बार मुझे लगता है उल्लेख है इसका। जो सब अभी महाकुंभ चल रहा है उसमें भी जो चर्निंग होती है, जो उसमें जो नाग का यूज होता है उसका भी नाम वासुकी है, वही नाग है ये। और अगर हम बाकी देखें भगवत पुराण या फिर दूसरे पुराणों में, तो भगवत पुराण में भी इसके बारे में लिखा गया है। उसमें जो भगवान कृष्ण नाग के ऊपर एक देखा होगा आपने चित्र, डांस वाला, तो वो भी नाग वासुकी नाग ही है। तो भारत में ये हुआ क्या था, अभी कुछ टाइम पहले आईआईटी रुड़की वाले कहीं गए थे ट्रेल वगैरह पे, तो उनको मिला था ये गुजरात के किसी कोस्ट के आसपास नाग का फॉसिल। तो वो इनको जो मिला, इन्होंने उसका नाम रख दिया है वासुकी इंडिकस, क्योंकि भारत में मिला और वासुकी नाग भारत का बहुत प्रचलित है, उसका नाम वासुकी इंडिकस रखा। और वो दुनिया का शायद अब तक का मिला हुआ सबसे बड़ा सांप का फॉसिल है। ये लगभग लगभग 50 फुट के आसपास जाता है इसकी लेंथ, मतलब 15 मीटर तक मान सकते हो, तो काफी बड़ा है ये। तो इसके पहले एक सांप होता था, उधर मिला था अमेरिका में, टिटनोबोआ करके उसका नाम है, टाइटनोबोआ। उसका यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, तो वो देखना चाहो तो देख लेना। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या थी, इसकी कहानी बता दी मैंने। तो इट इज अ फॉसिल ऑफ ए काइंड ऑफ वेनमस स्नेक फाउंड इन इंडिया। फाउंड इन वॉज लिखना चाहिए था इनको, अच्छा फॉसिल लिख ही दिया तो वॉज की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। डिस्कवर्ड एम्फीबियन स्पीसीज गलत है, मेडिकल प्लांट ये भी गलत है, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज ये भी गलत है, इसका सांप ही होगा, इसका आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्फ्लेशनरी गैप is a situation where aggregate demand is less than the productive capacity of the economy. Inflationary gap is, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप इज लेस देन द, नहीं लेस नहीं होगा, मोर होगा। देखो जब इन्फ्लेशन होगा तो हर चीज का दाम बढ़ जाएगा, ठीक, तो दाम बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट, और अगर उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतना होता तो उसको झेल लेता हो, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि तभी तो इन्फ्लेशनरी गैप आया है, तो ये बात गलत हो जाती है, मोर होना चाहिए ये। इंक्रीज इन टैक्स एंड रिडक्शन इन ट्रांसफर पेमेंट कैन रिड्यूस इन्फ्लेशनरी गैप, बिल्कुल ठीक है। देखो अगर टैक्स सरकार घटा देती है, बढ़ा देती है सॉरी, तो लोगों के पास कम डिस्पोजेबल इनकम होगी, यही सोच के तो सरकार ने अभी टैक्स घटाया था। तो सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती है तो लोगों के पास कम डिस्पोजेबल इनकम होगा। और रिडक्शन इन ट्रांसफर, हमने कल देखा था ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, जो स्कॉलरशिप सब्सिडी वगैरह सरकार देती है वो ट्रांसफर पेमेंट में आता है। जो डायरेक्ट पेमेंट होती है सरकार बिना कुछ अपेक्षा किए वापस करेंगे, वो ट्रांसफर पेमेंट। तो सरकार मतलब सीधे पैसे ही तो दे रही है, तो अगर सरकार वो पैसा देना कम कर दे और टैक्स बढ़ा दे तो दोनों तरीके से लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है। तो जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो सामान खरीदेंगे नहीं तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप कम हो जाएगा, तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो पढ़ेंगे। 73 का अरे यार मुझे लगा गलत कर दिया, 72 वो इंडिकस वाला सांप वाला था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 73 का भी देखो, इन्फ्लेशनरी गैप बताया कि क्या होता है। यहाँ पे फिर से वो जीडीपी रियल और नॉमिनल की बात कर दिया है यहाँ पे, करेंट रियल जीडीपी एंड द रियल ऑफ इकोनॉमी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप को बताया क्या होता है और कैसे कम कर सकते हैं ये बताया, ये मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में। अगला प्रश्न करते हैं। Consider the following foreign investment. A foreign manufacturer acquiring of interest in Indian company that supplies it with raw material it needs,
ठीक है, पूछा क्या है, नीचे से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एट हॉरिजॉन्टल एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया। ठीक, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, देखो एफडीआई 4-5 प्रकार का होता है मेजरली। एक एफडीआई होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, और एक होता है प्लेटफॉर्म। और भी होता है, हमारे जानने के लिए ये काफ़ी है 4। तो वर्टिकल में क्या होता है कि कोई अगर देश कहीं पे प्रोडक्शन यूनिट लगाया है और फिर से उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो या तो वहाँ पे खुद और पैसे लगाए वो, या तो कोई वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले। जैसे मान लो कि टेस्ला कार की कंपनी है, इलॉन मस्क वाली, उसको भारत में टेस्ला की कंपनी लगानी है, और भारत सरकार उस पर कंडीशन रख दे कि आपको कुछ निवेश यहाँ पे करना ही है, मतलब यहाँ पे एफडीआई करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, उसके साथ में किसी रीजनल प्लेयर के साथ कोलेबोरेट करके ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो अब टेस्ला वाले क्या करेंगे, मान लो उनका हाईटेक जो है वो तो लेके आएंगे अपने यहाँ से, या फिर यहाँ पे करेंगे, लेकिन जो टायर वगैरह है उसका वो यहाँ पे कुछ डील कर लेंगे किसी के साथ बनाने के लिए। तो वैसी चीज़ें अगर होती हैं तो उसको हम वर्टिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो पहला दिया है, फॉरेनर मैन्युफैक्चरर रिक्वायरिंग इंटरेस्ट इन एन इंडियन कंपनी दैट सप्लाइज इट विद रॉ मटेरियल इट नीड्स, ये वर्टिकल की बात कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ये गलत है। तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें सिर्फ पहले ऑप्शन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो सिर्फ अगर हमें इतना पता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फ़र्क क्या है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन हम बाकी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, टेस्ट सॉल्व करें घर पे बैठ के, तो इसलिए अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन एन इंडियन बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स कोर बिजनेस। देखो, अपने काम से हट के दूसरे काम में अगर पैसे लगाना, तो वो कॉन्ग्लोमरेट, आपने सुना होगा कॉन्ग्लोमरेट, जैसे अडानी ग्रुप ही कॉन्ग्लोमरेट है। ये अडानी तेल भी बनाते हैं, अडानी एयरपोर्ट में भी काम करते हैं, अडानी अब हॉस्पिटल में भी आ गए हैं। तो इनको मान लो जैसे कि अडानी ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया कोल में पैसे लगाए भी हैं, कीनिया में भी इन्होंने पैसे लगाए। तो अडानी का काम भारत में तेल था, जैसे कि फॉर्च्यून वगैरह आता है रिफाइन, तो ये अपने बिजनेस से हट के दूसरे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, इसको कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई कहते हैं, तो ये गलत है। A foreign company establishes the same type of business operation in India as it operates in home country। जैसे कोई कंपनी है जो अपने देश में वही काम कर रही है और भारत में भी वही काम कर रही है। जैसे मान लो कि बजाज ऑटो का ले लो, बजाज ऑटो भारत में मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अफ्रीका के देशों में जाके वही कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, तो ये तीसरा इसलिए सही है। जो मैंने चौथा बोला था प्लेटफॉर्म एफडीआई, इसमें ये होता है कि किसी देश की कंपनी है, किसी दूसरे देश में काम कर रही है, लेकिन एक्सपोर्ट किसी तीसरे देश को कर रही है। इसका प्राइम एग्जांपल हम ले लेते हैं, अमेरिका की कंपनी एप्पल फोन वाली, भारत में उसका चेन्नई में प्लांट है, मेड इन इंडिया फोन्स बना रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट दुनिया भर को कर रहे हैं। तो ये उसको हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड एफडीआई। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही देखें, आंसर देख के बढ़ जाएंगे आगे। 74th का सी। ठीक है, अब ये पूरा कथा लिखा है, इसमें देखो इन्होंने 3 ही दिया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉन्ग्लोमरेट। प्लेटफॉर्म वाले के बारे में उल्लेख नहीं किया इन्होंने, वो भी होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड भी, लेकिन ठीक है इतना हमें नहीं जानना है। अगला प्रश्न करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द पार्ट ऑफ गोल्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। देखो 5 ईयर प्लान में सब कुछ था, जितना दुनिया जहाँ की बात दिखे समझ लेना सब 5 ईयर प्लान के बाद था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर हम देखें ईयर वाइज की कौन सा किस में था, तो भी हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन उतनी करने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ठीक है, हमने अब ऊपर जितने 5 ईयर प्लान किए उसी से हो जाएगा ये। तो 75th का भी एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे, 75th का डी है आंसर। ठीक है, बाकी ये पूरा कथा लिखा हुआ है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न, रिसेंटली एस्ट्राजेनिका, देखो एस्ट्राजेनिका कोरोना वायरस के टाइम पे वैक्सीन आई थी, जैसे कि भारत का अपना स्वदेशी निर्मित था, कोवैक्सीन था, हैदराबाद वाली मॉडर्ना क्या नाम है उसका, भारत बायोटेक ने बनाया था, mRNA बेस्ड वैक्सीन थी। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में कि कौन सा mRNA है, कौन सा वेक्टर वैक्सीन है, तो ये थोड़ा देख लेना, बायोटेक वाले क्वेश्चन करना। तो एस्ट्राजेनिका ने अभी जल्द ही इन्होंने ये मान लिया है कि क्या माना है, एडमिटेड दैट कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड हैज रेयर साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग थ्रोम्बोसिस एंड साइटोपेनिया सिंड्रोम। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो थ्रोम्बोसिस पूछा है कि क्या होता है, सीधी सी बात है। थ्रोम्बोसिस जो शब्द बना है वो बना है थ्रोम्बोसाइट से, और जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो होता है प्लेटलेट। और प्लेटलेट क्या होता है, ब्लड होता है जो हमारा, उसके 3 सेल होते हैं बेसिकली, तो 4 टाइप के होते हैं। प्लाज्मा तो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, लेकिन बाकी जो सेल जो होता है वो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट। तो ये उसी प्लेटलेट की बात कर रहा है, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं,
और थ्रोम्बोसाइट का काम ये होता है कि अगर हमारा शरीर, देखो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करना, जो शरीर में ऑक्सीजन होता है। डब्ल्यूबीसी का काम करना होता है बीमारियों से लड़ना, बी सेल टी सेल सुना होगा। और जो तीसरा होता है प्लेटलेट, इसका मेन काम ये होता है कभी कट वगैरह लग जाता है, आपको पता भी होगा कि अगर हाथ में कहीं कट जाए तो तुरंत कुछ देर बाद खून रुकना आना बंद हो जाता है, उस पर क्लॉटिंग हो जाती है, ऊपर थक्के बन जाते हैं खून के। तो थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स का काम यही होता है। तो थ्रोम्बोसिस बीमारी में ये होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर खून प्रवाहित, रक्त प्रवाहित हो रहा है, उनमें कहीं पे क्लॉटिंग हो जाती है, तो थ्रोम्बोसिस हो जाता है। तो किसी किसी को ऐसे सिम्टम्स दिख रहे थे, मतलब बहुत लोग हार्ट अटैक वगैरह आ गए थे, आपको पता हो वैक्सीन के बाद में, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एस्ट्राजेनेका ने मान लिया कि ऐसी गलती हुई है इनसे, मतलब हो रहा है इनकी दवाइयों से, वैक्सीन से। इट इज अ रेयर ऑप्शन, देखते हैं, इट इज अ रेयर कंडीशन विच ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम अनयूजुअल प्लेसेस इन द बॉडी। ब्लड क्लॉटिंग हम हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म एज ए बाहर काम करने के लिए होता है, लेकिन ये जब अंदर होने लगता है तो दिक्कत हो जाती है शरीर में। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आंसर इसका ए ही हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर केवल देखेंगे हम, अगर ए होगा तो नहीं पढ़ेंगे। 76 का ये आंसर ठीक है। अब ये कहानी देख लेना, इससे ज़्यादा ही मैंने बता दिया, कुछ दिया नहीं इसमें वैसे। क्वेश्चन नंबर 77, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आउटकम बजटिंग। आउटकम बजटिंग, देखो नाम से हमें बहुत चीज़ें पता चल जाती है। नाम अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें दिख रहा है हमें कि आउटकम है बजट का, मतलब जो बजट है उसका कुछ आउटकम निकलना चाहिए। और आउटकम बजट का निकालने के लिए अभी ये सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है। तो देखते हैं क्या इन्होंने किया। इट गिव्स प्रोजेक्ट वाइज आउटलेज फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज अगेंस्ट आउटकम लिस्टेड ड्यूरिंग दिस ईयर। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट वाइज आउटलेज देते हैं, मतलब उतना पैसा देते हैं जितना प्रोजेक्ट में जितना चाहिए, और साल भर का टारगेट देते हैं, उसको बिल्कुल मॉनिटर भी करते हैं। मॉनिटर करने के लिए तो इन्होंने अलग से पोर्टल बना दिया, प्रगति पोर्टल नाम है उसका। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो खुद ही ड्रोन वगैरह भेज के देखते रहते हैं। इसके लिए गति शक्ति मिशन भी नाम है, उसमें बिल्कुल मॉनिटरिंग होती रहती है हर प्रोजेक्ट की, तो ये ठीक है, आउटकम बजटिंग का एक पार्ट है ये। द the outcomes are expected results not only in terms of monetary units और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन क्वालिटेटिव टारगेट्स एंड अचीव। हाँ, ये भी होता है कि आपने कितना टारगेट अचीव किया, ये पहले ही रख देते हैं साल भर का इतना टारगेट हमें अचीव करना है। तो ये आउटकम सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है कि कितने मॉनिटरी यूनिट्स आपने बनाए, क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी कैसी है, आपने क्या अचीव किया, ये भी मैटर करता है आउटकम बजटिंग में। तो ये गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मेजरली ये काम करते हैं, ये क्वालिटी अचीवमेंट वगैरह देखते हैं। तो इसका 77 का आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए दोनों। इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत लगती नहीं मुझे, तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है तो। 77 का सी ठीक है, और इसमें पूरा कथा कहानी लिख रखा होगा तो ये पढ़ लेना। इसमें ये याद रखना, अगर कभी मेंस का आंसर लिखना तो प्रगति पोर्टल का नाम और गति शक्ति मिशन का नाम लिख देना। इसमें मुझे नहीं लगता है कि दिया हुआ है, कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। विद रेफरेंस टू कुडियट्टम आर्ट फॉर्म ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो कुडियट्टम जो भारत में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स होती है, जैसे कि महाकुंभ अभी चल रहा है प्रयागराज में, तो वैसे ही भारत में 15 होती हैं इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। तो जो कुडियट्टम है ना, भारत में सबसे पहला या फिर एक साथ 3-4 को मिला था, रामलीला वगैरह को मिला था, तो जो पहला लॉट हुआ था 2008 में, उसमें कुडियट्टम को मिल गया था इंटेंजिबल हेरिटेज साइट का दर्जा। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट वो होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, अमूर्त कहते हैं इसको, जिनको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे कि ताजमहल हेरिटेज साइट है, लेकिन ताजमहल को तो हम छू सकते हैं, लेकिन कुडियट्टम को, ये तो आर्ट फॉर्म है, इसको कोई छू तो सकता नहीं है, महाकुंभ को कोई छू नहीं सकता। तो वैसी चीज को हम इंटेंजिबल कहते हैं। पढ़ लेते हैं क्या दिया। इट इज संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, बिल्कुल ठीक है। ये करीब ये दुनिया का सबसे ऑन गोइंग, मतलब जो कॉन्टिन्यूस है, उसको सबसे पुराना थिएटर आर्ट मानते हैं। लगभग 2000 साल पुराना मतलब है लगभग। इसमें हिंदू स्क्रिप्चर से कहानी वगैरह दिखाते हैं ये। इट इज परफॉर्म बाई द चाक्यार कम्युनिटी, छाक्यार कम्युनिटी, हाँ ठीक है, ये कम्युनिटी केरला में यही परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। और इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको पहले वाले बिल्कुल शुरू में ही मिल गया था, और ये करंट अफेयर में रहा, मुझे नहीं पता किस लिए पूछा इन्होंने, देख लेते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट दिया होगा तो। कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया मुझे लगता है, ये तो 2003 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी लिखा कुछ नाम्बियार जो भी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने परफॉर्म किया है क्या, 4th एक्ट ऑफ विक्रम मोवर्षियम। तो ये कोई है, मतलब ये इनके परफॉर्मर ही, इन्होंने कुछ रिमार्केबल डेवलपमेंट किया है, ठीक है। और कुडियट्टम के बारे में मैंने बताया, ये संस्कृत में है, बहुत पुराना है, इसमें दिया नहीं है, 2000 साल लगभग मान लेना। ओरिजिनेटेड इन 10th सेंचुरी एडी केरला। 10th सेंचुरी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और भी पहले होगा। इंडिया ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग फॉर्म ऑफ थिएटर,
दुनिया का भी कह सकते हैं मुझे तो जहाँ तक लगता है। और आर्किटेक्ट ऑफ कोडियट्टम संस्कृत थिएटर इज ओनली फॉर्म, ठीक है। आर्ट फॉर्म ऑफ कुल धर्म, मतलब कुल धर्म के नाम से ही पता चल रहा है, कुल धर्म जो परिवार का धर्म है, फैमिली ड्यूटी। तो ये चाक्यार कमेटी करती है इसको। 2008 देखो, 2008 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। इसके पहले भारत में किसी चीज़ को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं मिला था, इस साल ही मिला था पहली बार। तो ठीक है, अगला प्रश्न हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एविएशन सेक्टर इन इंडिया। देखो, एविएशन सेक्टर भारत का दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला एविएशन सेक्टर है। अभी पिछले साल भारत ने लगभग 1500 जहाजों का ऑर्डर दिया, विमानों का। देख लेते हैं क्या दिया इसमें। द सिविल एविएशन सेक्टर कंट्रीब्यूट लेस देन 3% ऑफ द जीडीपी। नहीं, 3% नहीं है, मुझे जहाँ तक याद है 5 या 6% के आसपास है। तो ये 3% तो ज़्यादा कम हो जाएगा, गलत है ये। डायरेक्टर जनरल डीजीसीए इज द रेगुलेटरी बॉडी इन द सिविल एविएशन, बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ भी किसी को शिकायत करनी होती है, डीजीसीए से करते हैं, यही रेगुलेटरी बॉडी होती है इसकी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, पूरे देश का आम नागरिक, उड़ान जिसको कहते हैं, विल बी एप्लीकेबल ऑन फ्लाइट्स विच कवर डिस्टेंस बिटवीन 2000 किलोमीटर एंड 1200 किलोमीटर ओनली। देखो, उड़ान स्कीम भारत सरकार ले आई थी। इनका मेन उद्देश्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी को मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज में उड़े। उसके बाद ये स्कीम आई थी। तो 2016 में आया था शायद, ये मुझे यहाँ तक याद है। तो 2016 में शुरू हुआ था। तो इन्होंने टारगेट रखा था उस टाइम में कि 200 से 800 किलोमीटर बीच की जो शॉर्ट, मतलब ये दूरी वाली जहाजें होंगी वही चलेंगी इसमें। तो 1200 नहीं है, ये 800 है। और इस बार बजट में भी इसके लिए इन्होंने आउटले किया है कि 120 ज़्यादा डेस्टिनेशन को जोड़ेंगे ये। और लगभग इनका टारगेट है 2030 तक, या फिर आज कौन सा ये 25 चला ना, 35 तक, 10 सालों में 4 करोड़ और एयर ट्रेवलर्स को जोड़ने का इनका टारगेट है। तो ये ठीक है, लेकिन ये वाली बात जो 1200 लिखा है ये गलत है, तो 800 होगा ये, तो ये वाला गलत है। इसका आंसर ये वाला सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, कुछ दिया एक्स्ट्रा क्या। ये देखो, जब उड़ान स्कीम आई थी भारत में, उसके बाद से एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई। लगभग पहले 74-75 थी, अब भारत में 140 पार कर गया एयरपोर्ट का संख्या, तो बढ़ा है बहुत ज़्यादा। और ऑपरेशनल रूट्स भी इनके बहुत ज़्यादा हैं, 600 से ज़्यादा इनके ऑपरेशनल रूट्स है भारत में। और अभी फ़िलहाल ये 88 एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है उड़ान स्कीम। अभी इनका टारगेट और 120 को ऐड करना है। देखते हैं कुछ दिया इसमें एक्सप्लेनेशन में। तो इन्होंने दिया है इसमें 144 एयरपोर्ट्स का दिया है, यहाँ पे मैंने 144 बोला था, मतलब ये बढ़ता ही रहता है, एयरपोर्ट बनते ही जा रहा है, तो ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 3% लिखा था पीछे, गलत हो गया इसलिए। और दूसरा स्टेटमेंट सही था, डीजीसीए इसको मॉनिटर करता है। और उड़े देश का आम नागरिक स्कीम में देखो 800 किलोमीटर की बात हुई थी, और इनका टारगेट ये है नेशनल एविएशन पॉलिसी। ये तो फिर से भी थोड़ा रिवाइज ही कर दिया है, तो ये पुराना हो गया, इसको अपडेटेड वाला देख लेना। अगला प्रश्न हम करते हैं। With reference to elections in India, consider the following: damage to EVMs, booth capturing, natural disaster. How many of the above are valid reason to declare a poll at polling station void by Election Commission of India? देखो, दो एक्ट हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। एक सेकंड में पानी पी लो। तो जो 51 वाला बात करता है, देखो 50 पहले आएगा और 51 बाद में आएगा, याद करने का थोड़ा सा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तो नहीं है, लेकिन आइडिया लग जाता है इससे। तो जो 50 वाला है वो ज़्यादातर इलेक्शन के पहले की बात करता है, और जो 51 वाला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो इलेक्शन के बाद की बात करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसने बोला है कि कौन सी स्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोलिंग स्टेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, दोबारा पोल करा सकती है। मतलब तो डैमेज ऑफ ईवीएम्स होता है तब कराती है बिल्कुल इनका। तो ये डैमेज ऑफ ईवीएम इलेक्शन के बाद होगा ना, तो 51 में आ गया जहाँ तक मुझे लगता है। बूथ कैप्चरिंग ये इलेक्शन होने के टाइम का है, और इलेक्शन के बाद भी कह सकते हैं, तो ये भी 51 में आना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर ये भी इलेक्शन होने के साथ या बूथ मशीन में वोट पड़ने के बाद हो सकता है। तो ये तीनों ही मेरे हिसाब से 51 का पार्ट होगा, श्योर तो नहीं मुझे, लेकिन ये तीनों ही स्थिति में इलेक्शन कमीशन दोबारा वोट करा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑल 3। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं कराने के, लेकिन ये तीनों भी है। अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है 50 क्या होता है, 51 का होता है। देखो इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दिख जाएगा। फ्रेमवर्क इलेक्शन का एलिजिबिलिटी रजिस्ट्रेशन, ये सब इलेक्शन के पहले की बातें हैं।
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, कैंपेन। देखो कैंपेन भी मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। यूज ऑफ सिंबल ये भी जस्ट, ये तो काफी पहले का, मतलब वही है, एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बिल्कुल वो, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऑन इलेक्शन डे, आफ्टर इलेक्शन डे वाली जो बातें रहती हैं 51 में है, और बिफोर इलेक्शन डे या कैंपेनिंग से पहले वाली सारी बातें ज़्यादातर 50 में रहती है। और ये तीनों ही सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 58 में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेंस आंसर राइटिंग में बहुत काम आता है। सेक्शन 58 बूथ कैप्चरिंग पे भी कर सकता है, ये सेक्शन 135A लिख लिया। ये सेक्शन अगर आंसर में लिख देते हो तो मज़ा आ जाएगा एकदम। और नेचुरल डिजास्टर में भी कर सकते हैं। देखो ये भी 51 का ही पार्ट है, इसका सेक्शन 57(1) है। डेथ ऑफ, अगर किसी जो कैंडिडेट है उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी कैंसिल हो जाता है। और ऐसा हुआ भी था इस बार भी लोकसभा के टाइम पे। कहाँ हुआ था, शायद मध्य प्रदेश या फिर कहीं पे हुआ था, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था ये। ठीक है, छोड़ो, अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. Recently, the Supreme Court had stayed the construction of 4 proposed dams inside Kalesar Wildlife Sanctuary. In this context, which of the following state union territory of India Kalesar Wildlife Sanctuary situated? देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो कलेसर होगा तो हरियाणा होगा। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं। कलेसर हो गया, मानेसर हो गया, थानेसर हो गया, जिसके लास्ट में नाम में सर आता है ना ज़्यादातर, तो ये जो अगर हम देखें भारत का वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया राजस्थान, और यहाँ पे हो गया हरियाणा। तो जो हरियाणा और पंजाब या फिर ये वाला रीजन है, और मेजरली हरियाणा में हम कह सकते हैं, जहाँ पे नाम में सर दिखे ना लास्ट में, मैक्सिमम टाइम वो हरियाणा में रहता है, या फिर वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में रहता है। तो यहाँ पे हरियाणा ही होगा। और कलेसर वैसे भी हरियाणा में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब जंगली जानवर। और अगर हम देखिए इससे नाम से अगर हम रिलेट करें थोड़ा, तो एक नाम है रामसर करके, जो कि ईरान में है, तो सर यहाँ पे भी आ रहा है। तो और ये वेटलैंड से संबंधित है, और सर मतलब होता भी है, शायद पॉन्ड वॉन्ड होता है संस्कृत में, तो क्या पता वहां से भी हो। और वैसे भी पर्शियन और संस्कृत में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। संस्कृत मतलब वहां से भी हम कहते हैं ना कि उधर से लैंग्वेज का कुछ इन्फ्लुएंस है। तो मुझे श्योर नहीं है, लेकिन क्या पता, मुझे ऐसा लगता है कि रामसर और जो ये सर सर वाली चीज़ें, इससे कनेक्शन हो कुछ, तो इसका आंसर हरियाणा होगा, ज़्यादा कुछ देखने का है नहीं। क्वेश्चन 81 का सी, ठीक है। तो कुछ कार्य हो रहा था यहाँ पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, बस यही जानने की बात है इसको। इसमें कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे एक किला बनाया गया है, मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनाया है, ठीक है, कलेसर फोर्ट कहते हैं उसको। अगला प्रश्न करते हैं। जो थाने, जो मैंने बताया था ना थानेसर, वो कुरुक्षेत्र वाला इलाका जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था। थानेसर हम हर्षवर्धन के टाइम पे भी देखते हैं, जो मिडिवल के टाइम पे आते हैं ना, हर्षवर्धन कन्नौज वाला, उनके नाम पे भी आते हैं। थानेसर पहले उसकी राजधानी थी, थानेश्वर था वो, थानेश्वर पता नहीं वही है कि सेम अलग है। विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल्स। अकाउंटिंग से संबंधित वेरिएबल पूछा है, ठीक है। इनकम, प्रॉफिट, बैंक बैलेंस, इक्विटी, शेयर होल्डिंग। हाउ मेनी ऑफ द आर क्लासिफाइड एज फ्लो वेरिएबल्स। देखो दो वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स दो होते हैं, एक होता है फ्लो और एक होता है स्टैक, ठीक। फ्लो होता है मतलब कि वो ऐसे टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम उसको मेंशन करते हैं, उसको हम फ्लो कहते हैं, फ्लो वेरिएबल। और जो किसी पीरियड ऑफ टाइम पे हम उसको मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैक। तो इनकम हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आज 12 बजे तुम्हारा कितना, आज 11 फरवरी को 12 बजे तुम्हारा इनकम कितना, ऐसे नहीं कह सकते हम। प्रॉफिट भी नहीं कह सकते मेजरली, लेकिन बैंक बैलेंस में हम बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डिंग में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपका फ्लो वेरिएबल्स में आ जाएंगी, और बाकी ये दोनों स्टैक में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स में आता है, एनसीईआरटी में भी दिया है शायद, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, 82 का बी है, ठीक है। और बैंक बैलेंस इज ए स्टॉक वेरिएबल, इक्विटी शेयर होल्डिंग इज ए स्टॉक वेरिएबल। एक सेकंड, कुछ उल्टा बोला है क्या मैंने उल्टा बता दिया है। देखो इनकम और प्रॉफिट ये है आपका फ्लो वेरिएबल, एक्सप्लेनेशन मैंने उल्टा बता दिया शायद। फ्लो आर डिफाइंड ओवर टाइम, मतलब ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम डिफाइन करते हैं। तो इनकम और प्रॉफिट हम पीरियड ऑफ टाइम पे डिफाइन करेंगे, तो मैंने कहा था, लेकिन इसको फ्लो कहेंगे, और ये हो जाएगा स्टॉक, किसी एक पॉइंट पे करेंगे। तो मतलब बात तो सही बता दी, उल्टा बता दिया था। तो इसको याद रखो कि ये है स्टैक, स्टॉक, और ये है फ्लो, ठीक है।
बाकी चीजें सेम है, बस आपस में वो इंटरचेंज कर लेना। बैंक बैलेंस क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डिंग ये सब तो स्टॉक हो गया, एक टाइम की बात कर रहे हैं। और जो एक टाइम पीरियड डिफाइन करने के बाद बताएं उसको हम फ्लो कहते हैं, जिसमें इनकम और दूसरा जो था आ रहा था प्रॉफिट्स। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। Which of the following are the primary objective of the land reforms in India post independence? देखो भारत में जब जमींदारी था तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और इसके कारण डिस्पैरिटी जो इनइक्वालिटी थी भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो सरकार ले आई थी लैंड रिफॉर्म्स, जो कि पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं होता। कुछ राज्यों में जैसे कि पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल और केरला, जो आयरनिकली कम्युनिस्ट स्टेट्स है, यहाँ पे ये ज़्यादा सफल हुआ था, लेकिन बाकी जगह नहीं सफल हुआ था। तो ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था लैंड रिफॉर्म्स करने का, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिल्कुल ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग टू बूस्ट रियल एस्टेट सेक्टर ये भी ठीक है, प्रमोशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज बिल्कुल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टू इंकरेज कमर्शियल कल्टीवेशन। तो देश में इतनी गरीबी थी तो ये सारे ही काम करने थे, तो सारे ही हो जाएंगे। लेकिन मेजर पूछा है, इसने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड लेस फार्मर्स को लैंड देना था। और क्योंकि हमें इसमें एक ही ऑप्शन ही चुनना है तो हम ए ही चुनेंगे, क्योंकि ये सब मेजर कारण नहीं हो सकते हैं, ये तो सरकार की अपनी बुद्धि विवेक पे कि कैसा है। लेकिन जो पहला मेन और मुख्य कारण था, लोगों के पास जमीन नहीं थी, किसी के पास बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए ही था। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। 83 का आंसर है ए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये है फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। इंडिया इज अमंग टॉप 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एडीबी, बिल्कुल ठीक है। जो इसके 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर है उनको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जूसिया करके, ये एक्रोनिम याद कर लो, हो जाएगा। जे से जापान, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, सी से चाइना, आई से इंडिया, ए से ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें भारत और चाइना का लगभग बराबर की हिस्सेदारी है, थोड़ा 0.12 का डिफरेंस ही है, तो ये ठीक है। एट प्रेजेंट इट हैज़ मोर देन 100 मेंबर्स, ये गलत है, 100 मेंबर नहीं है, 60-70 के आसपास हैं, तो ये गलत है। इट प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू ओनली पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नहीं प्राइवेट के लिए भी देता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। फिर तो देख लेते हैं आंसर, एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे, बता ही दिया मैंने। तो 84 का ए है, ठीक है। 1996 में बनाया गया था, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। ये एकमात्र ऐसा है जिसका फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। एक राइस इंस्टीट्यूट करके भी है, उसका भी फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, जहाँ पे राइस रिसर्च वगैरह होता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत टॉप 5 स्टेक होल्डर्स में, मैंने वो बताया जूसिया, वैसे याद कर लेना। और ठीक है, इसमें 68 देश हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। Consider the following statement regarding shipping sector in India. Around 90% of the India's trade by volume and 68% of the in terms of value is transported by sea. ठीक है, बिल्कुल। भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सारा मैक्सिमम सी से ही होता है, दुनिया भर में होता है, भारत में 95%, ठीक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कैरीज लेस देन 2% ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज फ्री ट्रैफिक, बिल्कुल ठीक है। भारत में जो मेजर होता है वो समुद्रों में ही होता है। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है भारत का, जैसे कि यूएस, कनाडा, यूके वगैरह में डेवलप्ड है, यूरोपियन देशों में भी है, तो वैसा भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है। लेकिन ये जो बात कर रहा है 2%, तो ये ज़्यादा ही कम की बात कर दे रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये गलत होना चाहिए, ऐसा ही भी हो सकता है। तो इनलैंड वाटर कैरीज लेस देन 2%, सही भी होगा, इतना नहीं डेवलप्ड है। केवल एक आध राज्य में जैसे केरल वगैरह में थोड़ा बहुत ही, तो वो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, बाकी कहाँ ये डेवलप्ड। कांडला से बनारस तक है, तो वो उसमें मुश्किल से थोड़ा बहुत ही ट्रांसफर होता है। 2% हाँ इसको कह सकते हैं, ठीक है ये भी। और ये तो पहले सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरे पे थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लेते हैं आंसर इसका। आंसर 85 का सी है, ठीक है। मतलब वही इनलैंड ट्रैफिक वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत कम है भारत में, ना के बराबर ही है। इसके लिए भारत सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट बनाया है, इसको नेशनल वाटरवे नंबर भी देते हैं लोग। तो इसके जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा में नहीं है, वेस्ट बंगाल में है। 14 मेगा कोस्टल इकोनॉमिक जोन भी इस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने 40,000 करोड़ एनुअल का बजट रखा है, लेकिन
मतलब एम्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसके वजह से, जो कि 40,000 करोड़ बचाएंगे ये लोग, बजट नहीं रखा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है ये तो। अगला प्रश्न करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवे इज 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन लेंथ वाइज इन द वर्ल्ड। 4th है, पहले पे यूएस है, फिर चाइना है, रशिया है, हाँ भारत चौथे पे, ठीक है। नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूटेड अबाउट 10% ऑफ इंडिया टोटल रोड नेटवर्क, ये गलत है। भारत में जो रोड नेटवर्क है भारत में, वो तो दुनिया में सबसे चौथे नंबर पे है, लेकिन ये जो 10% की बात कर रहा है वो मेजर रोड नहीं है, ज़्यादातर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, या तो फिर प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना वाली सड़कें हैं। तो 10% नेशनल हाईवे नहीं है, बहुत कम है, 4-5% होगा मुझे लगता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो रेलवे की बात करें ना 4th, अगर रोडवेज में देखें ना भारत दूसरे नंबर पे, चाइना से भी ज़्यादा है। टोटल अगर भारत का रोड लेंथ देखें तो चाइना से ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ रोड्स में भारत पीछे है। तो पहला इसका आंसर सही है, दूसरा गलत है, इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 का है, देखो भारतीय रेलवे दुनिया में चौथे नंबर पे, यूएस, रशिया, चाइना की रेलवे है, लेकिन ये याद रखना यूएस में लगभग 95% से ज़्यादा रेलवे प्राइवेट है, और वो ज़्यादातर पैसेंजर व्हीकल्स के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट फ्रीड गुड्स के लिए, मतलब मालगाड़ी के रूप में ज़्यादा यूज होता है यूएस में रेलवे, और ठीक है। और दूसरे पे चाइना है, रशिया दूसरे पे, चाइना तीसरे पे, ठीक। अगला प्रश्न, रिसेंट इनिशिएटिव, ये सब नहीं देखते हैं। रोड हाईवेज, भारत देखो सेकेंड हाईएस्ट लार्जेस्ट, मतलब भारत का नेटवर्क है, यूएस के बाद ही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ रोड थोड़ा वैसा नहीं है। नेशनल हाईवे 2% ही कैटर करता है बस, 40% ट्रैफिक, मतलब 100 में से 40 गाड़ियाँ नेशनल हाईवे पे हैं लेकिन इनका रोड लेंथ 100 में से 2 किलोमीटर ही है, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटी है इधर भी। अगला प्रश्न करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन एड वोलरम टैक्स इज टैक्स बेस्ड ऑन द असेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम सच एज रियल एस्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी। देखो एड वोलरम जैसी वैल्यू रहेगी, जैसा चीज रहेगा उस पर वैसा टैक्स लगेगा। इसका तो अभी कल ही, अभी देखो कल आएगा न्यूज में, डोनाल्ड ट्रम्प ने कल ही एड वोलरम टैक्स हटाया है, जो उनकी स्टील पे लगता था पहले, तो अब वो बाहर से आने वाले जो स्टील उस पर 25% ड्यूटी लगा दिया है, और अपने देश वाले एड वोलरम टैक्स हटा दिया उन्होंने। तो ये बात सही है, जैसी चीज रहेगी वैसा टैक्स लगाते हैं, जैसा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, इफ यू इम्पोज एनी टैक्स, दैट टैक्स इज कॉल्ड एड वोलरम टैक्स, ठीक है। द गुड एंड सर्विसेज टैक्स इज एन एड वैलोरम टैक्स, बिल्कुल ठीक है। जैसे मान लो कि कोई महंगी गाड़ी लोगे तो ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा, सस्ती लोगे तो कम जीएसटी देना पड़ेगा, वैसी जैसे चीज़ रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम मानते हैं एड वैलोरम, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, 5, 18, 12, 28% वाले स्लैब्स अलग अलग हैं, तो ठीक है ये। इसका आंसर मतलब कि सी हो जाएगा, 87th का सी है, ठीक है। अब देख लो ये कहानी क्या लिखा है। भारत में जीएसटी को इसलिए मानते हैं क्योंकि अलग अलग स्लैब रेट है। एड वैलोरम टैक्स वही होता है, असेस्ड वैल्यू ऑफ एन आइटम, मतलब जो है जैसा आइटम है उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर टैक्स कितना लगेगा। इसका एग्जांपल मैंने अभी दे दिया बिल्कुल रिसेंट का, यूएस में स्टील पे, और बाकी भी खुद से सोच लेना, कुछ ना कुछ याद है, गाड़ी वाड़ी का भी ले लेना, या फिर कुछ भी भारत में ही चीज़ ले लो, कोई जैसी चीज़ है उसका वैसे ही टैक्स लगता है उस पर। 88 क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। देखो ये धोखाधड़ी वाले मामले में देखते हैं, ये लोग पैसा इधर से उधर धोखाधड़ी से ट्रांसफर होता है, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो आती है, पूछा इसने, कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स में नहीं आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, और ये उसके अंतर्गत ही काम करता है। प्रिवेंशन ऑफ मॉनेटरी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हमने कल देखा था, 2002 में आया था जो, तो ये गलत है। इट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स इन इंडिया टू फर्निश मंथली कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ टू द एफआईयू, मतलब वही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ओवर ट्रांजेक्शन 2.5 लाख। 2.5 लाख तो बहुत ज़्यादा कम है, 2.5 लाख तो आजकल बहुत लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। 10 लाख का लिमिट है कि 10 लाख से कोई ज़्यादा लेन देन हेर फेर इधर उधर कर रहा है, तो बैंकों का ये दायित्व है कि एफआईयू को बताया कि देखो भाई इनके पास थोड़ा पैसा इधर उधर हो रहा है। तो 88 का पहला अगर हम मानते हैं गलत, दूसरा भी गलत ही है, तो आंसर नीदर वन नॉट टू डी हो जाएगा इसका आंसर। 88 का डी है, ठीक है। 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना था, उसके बाद इनको ये देना पड़ता है रिपोर्ट, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट, 10 लाख की लिमिट है, ये तो बताइए। इससे ये होता है कि नेशनल और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाता है, मतलब वही हवाला का पैसा आना बंद हो जाता है, लोग पहले पकड़े जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज एज राइपनिंग एजेंट फॉर फ्रूट? ये तो इथाइलिन होता है, बिल्कुल ठीक है, मिथेनॉल वगैरह तो नहीं है। देखो इथाइलिन इसलिए काम करते हैं, जो हम अब नेचुरल भी जो फल पकते हैं अपने आप से उस वो भी इथाइलिन की वजह से ही पकते हैं, लेकिन अगर वो उनको पहले समय से पहले पकाना होता है तो आजकल लोग इथाइलिन या फिर एक इथिप्रॉन भी होता है, वो आम के संदर्भ में यूज करते हैं। आम को पकाना होता है, आपने देखा होगा पाल डाल देते हैं लोग, तो उसमें इथिप्रॉन का यूज करते हैं। एक और भी बहुत खतरनाक होता है, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। अगर कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 उसका फार्मूला होता है, कैल्शियम कार्बाइड अगर यूज कर लेते हैं तो पक तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन इसमें इतनी गर्मी रहती है, इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसको तो FSSAI ने बैन भी कर दिया, मतलब इसका यूज़ कि कोई करे ना इसका यूज़, अभी रिसेंटली किया था, मुझे लगता है उसीलिए पूछा होगा ये क्वेश्चन। तो इथाइलिन होगा इसका आंसर। और नेचुरल सब्सटेंस भी होता है इथाइलिन। जो ये CaCO2 होता है ना, इससे एसिटिलीन रिलीज होता है, वो बहुत नुकसान करता है शरीर को। 89 का आंसर देखते क्या दिया है। 89 का बी ठीक है, ये केमिकल फार्मूला दे दिया इसका CH2CH2। और देखो ये इसका नेचुरल सोर्स भी है, नेचुरल सोर्स ऑफ इथिलीन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। ये नेचुरली भी इसी की वजह से पकता है, लेकिन हम अलग से देंगे तो वो खतरनाक होगा। कलरलेस होता है, फ्लेमेबल गैस होता है, लेकिन FSSAI ने इसको 100 पार्ट्स पर मिलियन अलाउ किया हुआ, लेकिन जो मैं कैल्शियम कार्बाइड बताता हूँ CaCO2, ये मतलब मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ, ये ना यूज करें, क्योंकि इसमें से एसिटिलीन निकलता है और हमें यूज होता है एथिलीन का। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 90। Consider the following statement: the benefit of public goods are available to all and not restricted to a particular consumer class. हाँ ठीक है, पब्लिक गुड्स जैसे कि रोड है, ट्रेन है, पब्लिक पार्क है, तो सभी को जाना अलाउड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो जाएगा किसी को मना करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली बाय द गवर्नमेंट, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक गुड्स कोई चैरिटी के लिए भी बनवा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार ही बनवाए, तो ये गलत हो जाता है। अगर हमारा पहला सही है दूसरा गलत तो कौन सा हो जाएगा, पहला ये तो गलत ही है। स्टेटमेंट सेकंड ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये होना चाहिए, ये तो गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा फिर। 90th का सी, एलोकेशन फंड ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे? अच्छा, किस लिए बजट का मतलब एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के इन्होंने बता दिए, विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड मार्केट मैकेनिज्म, मतलब उसको लोग नहीं दे सकते प्राइवेट प्लेयर्स, तो सरकार करती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, रोड सरकारी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक उसको मानते हैं इनको हम, ठीक है। उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता किसी के पास, सब कोई हर कोई जा सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ पब्लिक गुड देयर इज नो फीजिबल वे ऑफ एक्सक्लूडिंग एनीवन और एंजॉयमेंट, या फिर हम बाकी अगर प्राइवेट जगह उस पर टिकट लगा सकते हैं, लेकिन पब्लिक वाली जगह पे नहीं लगा सकते। पब्लिक वाले पे भी लगा सकते हैं जैसे कि, लेकिन उसका कुछ रीजनेबल, वो तो सबसे फीस मेंटेनेंस वगैरह के लिए लगाते हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि आप फीस इसलिए ले रहे हैं कि आपको बाहर निकलना चाहते हैं, वरना अगर फ्री कर देंगे तो इंक्रोचमेंट बढ़ जाता है, तो वैसी चीज़ों पर करते हैं। कंज्यूमर यहाँ पे क्या दिया देखो, दिस नॉन पेइंग यूजर्स आर कॉल्ड फ्री राइडर्स, कंज्यूमर्स विल नॉट वॉलंटरली पे फॉर, ठीक है। तो ये टिकट लगा के करने वाला वो तो प्राइवेट होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोविजन मीन्स दैट दे आर फाइनेंस्ड थ्रू द बजट, कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। पब्लिक गुड कैन बी यूज बाई द गवर्नमेंट, प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट और द प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर भी उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, ये इजी क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग: accepting demand deposit, remittances services, providing net banking fund transfer services, providing credit and loans to the unserved and underserved sections. How many of the above services are provided by the payment banks of India? देखो पेमेंट बैंक एक तरीके का डिजिटल बैंक ही मान लो, इनका निग्लिजिबल ही फिजिकल प्रेजेंस है भारत में। तो पेमेंट बैंक का मेन काम ये था कि ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। भारत में डिमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद से ज़्यादा इसका नाम बढ़ गया था, पहले भी होते थे लेकिन मेन इनका रोल बढ़ा था उसके बाद ही। तो जैसे पेटीएम है पेमेंट बैंक है, एयरटेल का पेमेंट बैंक आता है, फिर इंडिया पोस्ट का भी आता है, IPBP कहते हैं उसको। तो ये पेमेंट बैंक का मेन ये सारा काम है कि इंक्लूजन करेंगे, लेकिन ये लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड लोन्स टू द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये डिमांड डिपॉजिट रख सकते हैं, 2 लाख रुपए तक इनका लिमिट है। रेमिटेंस सर्विसेज भी बाहर से भी पैसा आ सकता है इसमें, और नेट बैंकिंग भी देते ही हैं। ये तो डिजिटल कार्ड भी देते हैं, एक टाइम पे तो पेटीएम वो भी दे रहा था, फिजिकल कार्ड भी दे रहा था।
पेटीएम यही तो, इस पे इसीलिए तो पेटीएम पे आरबीआई ने रोक लगाया था। ये लोग लोन वोन मतलब बहुत आगे बढ़ने लगे थे, तो सरकार आरबीआई ने इन पे रोक लगा दी थी इसी कारणवश। तो इसका फोर्थ आंसर गलत हो जाएगा, तो ओनली 3 आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में कुछ एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं, वरना बढ़ जाएंगे आगे हम। 91 का आंसर सी है। इसको किसी कमिटी ने रिकमेंड किया था, नचिकेत मोर कमिटी ने, पेमेंट बैंक्स को लोअर इनकम ग्रुप और स्मॉल बिजनेसेस को कैटर करने के लिए, ठीक। और इनका लिमिट है 2 लाख का, पहले 1 लाख था जो, और ये लोन नहीं दे सकते, इतना याद रखना। अगला प्रश्न हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैप। देखो ब्लू इकोनॉमी आ गया ना, हमने कल एक ग्रीन बजट वाला ऐसा क्वेश्चन किया था, ब्लू इकोनॉमी। ऐसे जो कलर वाले क्वेश्चन है यूपीएससी बहुत पूछ रहा है। मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज वाज पब्लिश्ड बाय। देखो ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, मतलब कि कुछ समुद्र या फिर प्रकृति से संबंधित होगा, तो वर्ल्ड बैंक का तो हम ऐसे काट देंगे। अब बच गया ये 3 प्रकृति वाले हैं, अब इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो। आईयूसीएन हो सकता है कंजर्व करता है तो, वर्ल्ड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट प्रोग्राम मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी शायद ये भी हो सकता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का तो काम कंजर्वेशन वगैरह का है, तो ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करेगा, मतलब ऐसा ब्लू इकोनॉमी का, तो ये गलत हो जाएगा। यूएनईपी या फिर आईयूसीएन में से कोई होगा, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, मतलब ये रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे इन्होंने, पता नहीं क्यों इतने सारे। 92 का भी है आंसर आईयूसीएन। अच्छा ये न्यूज़ में था, इसका मैंने कहीं देखा था कुछ, चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उधर, और या तो चैनल कहीं पे जुड़ जाना। इसका कुछ देखा था मैंने कुछ दिन पहले, बहुत बढ़िया था वो, कहीं सेव किया, मैंने भेज दूंगा मैं। हैज रिलीज अ रिपोर्ट आउटलाइनिंग अ रोड मैप ऑफ रीजनरेटिव ब्लू इकोनॉमी। तो इन्होंने ये दिया है कि कैसे मतलब समुद्र की रक्षा करें, उससे इंडिजिनियस लोगों का फायदा करें, लोगों का वेलबींग और सॉलिडेरिटी हो, मतलब दुनिया भर का जो भी अच्छी चीजें हैं सब कुछ इन्होंने बता दी है। अगला प्रश्न हम करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। देखो भारत में टेलीकॉम सेक्टर की बात किया है, जो कि मोनोपोलिस्टिक लगभग हो ही गया है। इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट विद सब्सक्राइबर बेस ऑफ ओवर 1 बिलियन, बिल्कुल सही है। भारत दूसरा है और पहले पे चाइना है। भारत में लगभग 1.1 या 2 110-20 करोड़ के बीच में लोगों के पास फोन कनेक्शन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू, मतलब मार्केट है ये कहना चाहते हैं, कनेक्शन तो कम होगा क्योंकि सबके पास तो नहीं है ना फोन, छोटे बच्चों के पास तो नहीं होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 74% इज अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। देखो जो एफडीआई होता है उसके 2 रूट होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। तो गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि सरकार से उसमें अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और इसमें आते हैं जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, अभी तक इंश्योरेंस में भी था, अब तो 100% कर दिया, इंश्योरेंस में पहले 74% था। तो वो सब होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड, और कुछ होता है कि ऑटोमेटिक, मतलब उसमें अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है आरबीआई या गवर्नमेंट की, जैसे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिविल एविएशन में, या तो फिर ई कॉमर्स में भी देख लें हम, तो ये सब में ऑटोमेटिक रूट से आता है। पूछा क्या इसने, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 74 इज अलाउड टू ऑटोमेटिक रूट, तो इसको मान सकते हैं हम ऑटोमेटिक रूट, क्योंकि 74% है अगर, तो दोनों साइड 26% नहीं भी तो है, तो इसको हम क्या मानेंगे, ऑटोमेटिक रूट मानेंगे। कि इसको हम 74% है तो 100% क्योंकि नहीं है, तो इसको हम नहीं कह सकते ना सीधे सीधे, क्योंकि 100% जैसे ई कॉम का एग्जांपल दिया, उसको 100% ऑटोमेटिक रूट मानेंगे, और वही मैंने इंश्योरेंस का दिया, तो इंश्योरेंस पहले रेगुलेटेड था, 74 ही था, तो उसको हम ऑटोमेटिक नहीं मानते क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल था 24%, तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इंश्योरेंस को मान सकते हैं क्योंकि अब 100% कर दिया है। और 5G नेटवर्क हैज़ बिन रोल्ड आउट इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज इन इंडिया, ये ठीक है। तो 1 और 3 इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये वाला गलत है क्योंकि ये 74 लिखा है, 100 लिखता तो सही हो जाता। हाँ 93 का भी है, ठीक है। भारत में ये तो 1.16 बिलियन, ठीक है। टेली डेंसिटी 90.45% हो गया। कैबिनेट अलाउड 100% इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट विद सेफ गार्ड्स, हाँ तो ये इसमें हम उसको इंश्योरेंस को रख सकते हैं। और कुछ जो होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड वाला, जैसे डिफेंस वगैरह वहाँ पे दिया नहीं है, तो वो लिख लेना, लिखना चाहो तो। अभी ये हमें देखना है कौन सा, 5G रोल आउट भारत सरकार ने कर दिया है सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो ठीक है। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट है ये, और दुनिया का सबसे ब्रॉड, सबसे ज़्यादा एरिया में भी है शायद ये। चाइना में भी है, तो वो तो सिर्फ उनके ईस्ट कोस्ट पे ही रहते ज़्यादातर लोग, भारत का थोड़ा बृहद विहंगम और विशाल है। अगला प्रश्न हम करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू लोक अदालत, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। इट हैज बीन ग्रांटेड स्टेटरी
स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, बिल्कुल ठीक। द पर्सन मेंबर डिसाइडिंग केसेज इन लोक अदालत एक्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी, ये जुडिशियल कैपेसिटी में शायद काम नहीं करते हैं, मतलब जज से रिटायर वाले लोग रहते हैं तो जुडिशियल कैपेसिटी में काम नहीं करते हैं ये, क्योंकि ये ज़्यादातर इनका उद्देश्य ये रहता है कि बातचीत करके मामला सुलझा दें। तो जुडिशियल कैपेसिटी तो हम उसको, मुझे नहीं लगता कि कहेंगे। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया। मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, 1 and 2 होना चाहिए इसका आंसर, बी होना चाहिए। देखते हैं क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 94 का बी, ठीक है। तो इसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, मतलब वही है कि सीधे आपको कोर्ट न जाना पड़े, पहले ही बातचीत सुलझ जाए, तो उसको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि लोक अदालत, देखो ऑल्टरनेट, ठीक है। इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से बनाया है। इसके की फीचर क्या है? इनफॉर्मल है, नॉन एडवर्सरियल है, फ्री है, मतलब फ्री होता है, फिर लो कॉस्ट होता है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कोई सिग्निफिकेंट रूलिंग दी है जिसमें बताता है कि ये जुडिशियल इन नेचर नहीं है। अच्छा, इसलिए नहीं है, कोर्ट की रूलिंग है। इसके जो डिसाइड करते हैं आर द मेंबर्स ऑफ द लोक अदालत, क्या दिया है? अनलाइक जजेस इन रेगुलर कोर्ट, मेंबर ऑफ लोक अदालत आर नॉट वेस्टेड विद जुडिशियल पावर। इनके पास जुडिशियल पावर नहीं होती, इसलिए कहते हैं, यही मैं कह रहा था। इंस्टेड दे एक्ट एज ए स्टेट्यूटरी कॉन्सिलेटर्स, मतलब ये कानून के तहत इनको शक्तियां मिली हुई है कुछ। कहाँ गया वो नेशनल सर्विसेज एक्ट, अरे सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, ये वाला, इसके थ्रू इनको कुछ जिम्मेदारी मिली है, उसके थ्रू ये अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। जुडिशियल अथॉरिटी कैपेसिटी में नहीं करते हैं ये। अगला प्रश्न, रिसेंटली डिस्कवर्ड 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट पादता बेट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द, देखो बेट आया ना, कुछ कुछ नाम से ही हम स्टेट का नाम समझ सकते हैं। जैसे एक जगह है द्वारका बेट, बेट द्वारका, बेट मतलब होता है गिफ्ट होता है शायद गुजराती में, तो ये गुजरात की बात कर रहे हैं, पदता बेट गुजरात आंसर इसका। अगर आपको बेट द्वारका पता है, कुछ भी नहीं पता है, जहाँ पे भगवान कृष्ण की नगरी थी गुजरात में, तो वहां से हो जाएगा क्वेश्चन, गुजरात इसका आंसर होगा। देख लेते हैं 95 का, बेट द्वारका, पदता बेट लिखा है, पदता बेट से ही समझ आ गया था वैसे ये। तो ये कच्छ रीजन में है गुजरात के, जूना खाटिया और लियर अपन यहाँ पे मिला है 5200 साल पुराना कुछ ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ हरपन सिविलाइजेशन से मिले हैं आर्टिफैक्ट्स वगैरह। तो ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है आईबीसी के संदर्भ से, हिस्ट्री के। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी, इट इज ए सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, ये गलत है। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री, ये ठीक है, क्योंकि जीएसटी हम जो सामान खरीदते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जहाँ पे लगता है जो हम खरीदते हैं हम ही जीएसटी देते हैं। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। 96 का भी ठीक है, जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। डिसइन्फ्लेशन, देखो डिसइन्फ्लेशन जो होता है वो रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, तो इन्होंने इसको नीचे लिख दिया है। डिफ्लेशन जो होता है परसिस्टेंट फॉल इन प्राइसेस होता है, तो इसको इन्होंने ऊपर लिख दिया है। तो ये दोनों को इंटरचेंज कर देते हुए गलत है। रिफ्लेशन क्या होता है? रिफ्लेशन हमने कल भी देखा था, किस क्वेश्चन में आता है, जब इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी रिकवरी करती है सॉरी, तो चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। पानी पी लो। तो चीज़ों के जो दाम बढ़ते हैं उस टाइम पे थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसको रिफ्लेशन कहते हैं। तो ये तीसरा सही है, तो ओनली 1 पेयर हो जाएगा इसका आंसर। अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये चारों टर्म है, इन्फ्लेशन पता ही है, डिफ्लेशन पता ही है, डिसइन्फ्लेशन। देखो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? रिडक्शन इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है? परसिस्टेंट फॉल ऑफ प्राइस लेवल, मतलब लगातार गिरते जा रहे हैं दाम, तो ऐसे में क्या होता है? रिसेशन भी आ जाता है इकोनॉमी में। रिफ्लेशन क्या होता है? कुछ रिसेशन के बाद अगर इकोनॉमी रिकवर करती है तो उस टाइम पे दाम जो बढ़ते हैं, जिसके कारण मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ता है, उसके कारण थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसको रिफ्लेशन कहते हैं। तो ये अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए, फेज ऑफ रिकवरी होता है ये। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टेट्स। बोहाग बिहू, देखो बिहू तो 3 प्रकार के होते हैं, आसाम में होता है बोहाग बिहू, रोगाली बिहू और एक कुछ होता है आसाम में होता है, वेस्ट बंगाल में नहीं होता है, ये गलत है।
पुतनाडु पुतांडु ये होता है तमिलनाडु में, बिल्कुल ठीक है। नया वर्ष मनाते हैं तमिलनाडु में। पोइला बोईशाख, पोइला बोईशाख ये तो नाम से पता चल रहा है वेस्ट बंगाल का है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, तो ये भी गलत है। विशु, विशु होता है केरला में, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ये भी नया साल मनाते हैं। देखो ये हार्वेस्ट सीजन होता है ना, जो नई फसल आती है उसको मनाते हैं देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से। तो बोहाग बिहू गलत है, पहला बैशाख गलत, पोइला बोईशाख गलत है, विशु भी गलत है। तो इसका आंसर कल पुतनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु आंसर है इसका, ओनली वन आंसर। 7th, एक सेकेंड, शायद टैब बंद हो गया है, तो मैं बता देता हूँ ऐसे। जो अब 2 क्वेश्चन है तो दोबारा बंद क्या करूँ मैं। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, टैब दोबारा नहीं खोलता हूँ आंसर का। जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होती है उसमें रोगाली भी होता है, आसाम में मनाते हैं इसको, पुतनाडु होता है, तमिलनाडु न्यू ईयर है, पोइला बैशाख आपका वेस्ट बंगाल में होता है, और विशु केरला में होता है, हमने देखा ही था। तो अगला प्रश्न हम करते हैं। आंसर वाला टैब बंद हो गया यहाँ पे, जो होता है ना आंसर वाला टैब, इसलिए मैं उसको दोबारा खोल नहीं पा रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो ये दोबारा आ रहा है क्वेश्चन। 2 इंडेक्स होता है ना इन्फ्लेशन, आपने एक तो WPI था और एक CPI था। तो CPI मेजर्स चेंजेस ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही था ऊपर वाले क्वेश्चन में, उसमें सर्विसेज नहीं दिया था। दैट हाउस होल्ड रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, बिल्कुल ठीक है। और ऑल द एग्जिस्टिंग 4 टाइप्स ऑफ CPI हैव बीन रिप्लेस्ड एट द सेम बेस ईयर फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सभी को नहीं बदला है, एक कुछ है एग्रीकल्चर वाला जो होता है उसको नहीं चेंज किया इन्होंने, तो ये वाला गलत है। उसमें भी देखो CPI के भी 4 टाइप होते हैं, एक इंडस्ट्रियल वाला होता है, एक होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, और एग्रीकल्चर वाला, और एक होता है रूरल वर्कर्स वाला। तो उसमें जो रूरल वाला एग्रीकल्चर वाला है उसको शायद नहीं चेंज किया है, तो इसका आंसर ओनली 1 हो जाएगा। और एक्सप्लेनेशन मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, रीज़न आपको पता है। एक और क्वेश्चन बच रहा है बस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेबर फोर्स इंक्लूड ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59। सबको नहीं इंक्लूड करता है, वही जो काम करना चाहते हैं उनको इंक्लूड करेगा, तो सबको थोड़ी ले लेगा ऐसे ब्लैंकेट, तो ये तो गलत है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंट ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, ये ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही होता है, तो परसेंटेज कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं जो लेबर फोर्स में है, तो इसका आंसर ओनली 2 हो जाएगा, दूसरा और तीसरा से, ये पहला गलत है। तो ये वाला सेशन हमारा ये खत्म करते हैं, आंसर सारे हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। तो अगला सेशन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना करें, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो लोग देखते भी नहीं और उतना देर तक बोलने में थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता हूँ। लेकिन कल लोगों ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, तो मैंने सोचा चलो आज खत्म कर देते इसको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सही लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अगले सेशन में मिलते हैं। अगला टेस्ट मुझे लगता है इन्वायरमेंट का होगा, और इतने मुझे नहीं पता, शायद 2 घंटे का लेक्चर ही बन गया है, फिर भी जो भी है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।